म्यूट का, और वीडियो भी मत करिए ताकि हम लोगों को कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेशर वेसल और बॉयलर ड्रम, बहुत ये बॉयलर ड्रम में यहाँ पे भले ही ये आईटीपी है, लेकिन ये प्रेशर वेसल एंड बॉयलर ड्रम जितना भी स्टीम ड्रम बनाता है, वाटर ड्रम बनता है, सभी के लिए ये आईटीपी, जस्ट मैं स्टैंडर्ड आईटीपी एक निकाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाएगा तो जनरली ये स्टैंडर्ड आईटीपी है। तो स्टैंडर्ड आईटीपी में देखो, सब सब कंपनी का आईटीपी के बारे में डेफली डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी सभी कंपनी का, कोई बोलेगा कि एलएनटी का डिस्कस करो, कोई बोलेगा रिलायंस का डिस्कस करो, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, सब लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। लेकिन एक जस्ट मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं कि ऐसा होता है। तो ऐसा मत समझिए कि नहीं आईटीबी में विशाल भाई ने तो ऐसा बोला था और आप तो ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है, और फॉर्मेट में कोई एक कंपनी है, मेरी पुरानी कंपनी है, और उसी का मैं बनाया लिया है आईटीपी, जस्ट समझाने के लिए। सबसे पहले आपको प्रेशर वेसल बनाना है। बहुत सारे लोगों ने प्रेशर वेसल में तो काम किया ही है, लेकिन प्रेशर वेसल बनाने के टाइम हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आईटीपी क्या होता है, तो कि इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, यहाँ पे क्लियर लिखा है इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान, क्यूए प्लान। तो क्यूए प्लान बहुत सारी कंपनियों का रहता है, बहुत सारे बॉयलर का रहता है, स्टीम ड्रम का भी होता है, मैंड्रल का भी होता है, पैनल का होता है, कॉइल का होता है, ट्यूबिंग का होता है, पाइपिंग का होता है, फिटिंग का होता है, सभी का अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे मैं अब जब जनरली अभी बता रहा हूँ, अभी ये सीरीज स्टार्ट करें, जैसे हमने सी स्विफ्ट 3.1 का पूरा सीरीज स्टार्ट किया, जैसे हमने बेसिक नॉलेज ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्शन इंजीनियर का एक सीरीज स्टार्ट किया, जैसे हमने एएसएमई का एक पूरा सीरीज स्टार्ट किया, वैसे एक सीरीज का एक पार्ट है। खाली मैं बॉयलर ड्रम का समझा के खत्म कर देगा ऐसा नहीं है, इसके ऊपर मैं बॉयलर ड्रम का भी समझाएगा, पैनल का भी समझाएगा, कॉइल का समझाएगा, उसके बाद में डिसेंट का भी समझाएगा। सब एक छोटे छोटे पार्ट से लेके सभी चीज, प्रेशर वेसल के अंदर जितने भी पार्ट लगते हैं, इसका पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग समझाएंगे। ठीक है, तो कोई लोग ऐसा मत समझिए कि भाई हाँ ये खाली बॉयलर ड्रम का समझा दिया, खलास बात खत्म, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा समझाएंगे, पूरा सीरीज ही स्टार्ट करेंगे। बॉयलर ड्रम, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी प्रेशर वेसल का आपको ऑर्डर मिलता है आपकी कंपनी के ऊपर, तो आपका कंपनी का जो मैनेजर है, क्यूसी हेड है वो, अदरवाइज उसके नीचे जो दूसरा कोई मैनेजर है वो, अदरवाइज एक क्यूसी डिपार्टमेंट का कोई इंस्पेक्शन इंजीनियर है, इंस्पेक्टर है, वो सब लोग मिलके और क्लाइंट को साथ में लेके एक आईटीपी बनाया जाता है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान बनाया जाता है। वो इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान अप्रूव करवाना पड़ता है एक क्लाइंट से, जो भी क्लाइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एलएनटी है, एलएनटी को बाहर की एक कंपनी है डांगोटे, डांगोटे का अफ्रीकन बहुत बड़ा कंपनी है। ठीक है, रिलायंस का, रिलायंस इंडिया में जैसे रिलायंस का कंपनी है, वैसे अफ्रीका में एक डांगोटे कंपनी है। वो यहाँ पे ऑर्डर देगा एलएनटी को कि भाई हमको एक प्रेशर वेसल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएनटी का जो मैनेजमेंट है, एंड मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, जो लोग मैनेजर है वो सब लोग मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, कभी कभी इंस्पेक्टर को भी उसमें शामिल करते हैं, कभी इंजीनियर को भी शामिल करना, वो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो मैनेजर पोस्ट चला गया वो सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। एचआर डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग का मैनेजर जो लोग है वो सब मैनेजमेंट में आते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैठेंगे, उसका ड्राइंग देखेंगे, ड्राइंग देखने के बाद उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिया है, हमको क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान में डाला जाएगा। इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान जितना टफ उतना पैसा ज्यादा। आप सभी में होल्ड पॉइंट डाल देंगे, यहां पे मैं दिखाया, देखिए यहां पे एक टीएल कंपनी है, ठीक है, उसका होल्ड पॉइंट है, और आईबीआर का यहां पे होल्ड पॉइंट है, और यहां पे क्लाइंट का भी अगर होल्ड पॉइंट डाल देते हैं तो जितने, उसके बाद थर्ड पार्टी भी यहाँ पे आता है, तो थर्ड पार्टी का भी होल्ड पॉइंट डालेंगे तो क्या होगा, कांड ये होगा, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जितना आईटीपी टफ बनता है उतना कॉस्ट उसका ज्यादा रहता है, जितना आईटीपी लिबरल रहता है उतना क्वालिटी भी कम रहता है और कॉस्ट भी कम रहता है। ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे कि मुझे इतना एकदम स्टैंडर्ड वाला आईटीपी बना के दो, तो पैसा भी उसका उसके हिसाब से लगेगा। यहाँ पे खाली ये क्लाइंट के, यहाँ पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, वहां पे होल्ड डालने से खाली ऐसे ही कोई कंपनी होल्ड नहीं डाल देगा, उसको पैसा उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, तभी जाके यहाँ पे होल्ड डालते हैं। ठीक है, ठीक है, वो सब चीज तो एक अलग मैटर है, मैनेजमेंट का मैटर है, हमारा वो सब मैटर नहीं है। हम लोगों को तो मैनेजर है, हमारा क्यूसी हेड है, वो आईटीपी देगा। आईटीपी कैसे करना है, कैसे हमको फॉलो करवाना है, वो इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है,
सबसे पहले आपको प्रेशर वेसल बनाना है। प्रेशर वेसल ऐसे तो नहीं बन जाएगा, उसको रोल करना पड़ेगा, प्लेट आएगा, प्लेट को रोल करना पड़ेगा, उसको ड्रिलिंग करना पड़ेगा, लॉन्ग सिम, वेल्ड सिम, सक सिम, वो सब वेल्डिंग मारना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा, हाइड्रो टेस्ट करना पड़ेगा, पेंटिंग एंड ब्लास्टिंग, वो सब चीज करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा प्रेशर वेसल एक प्रिपेयर होगा। लेकिन उसका प्रोसीजर होना चाहिए ना, कुछ घंटा भी प्रोसीजर नहीं है तो आप धड़ाधड़ बना देते। मैं अंकलेश्वर में 2-3 महीने पहले एक इंस्पेक्शन किया था एक वेसल का, तो उसका कोई ढंग धड़ा नहीं है, वो पूरा वेसल टिल्ट बन गया, नीचे का सैडल भी उसने गलत लगा दिया। तो ये मीनिंग बाहर है। अगर आप आईटीपी फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से आप प्रोडक्ट में आगे बढ़ सकते हैं और प्रॉपर तरीके से मेथोडोलॉजी यूज करके आप क्वालिटी एंश्योर कर सकते हैं। कोड खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, कोड तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आईटीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में जैसे ही कोई लोग क्वालिटी इंस्पेक्टर के पैर रखता है तो उसको सबसे पहले आईटीपी से ही उसका काम स्टार्ट होता है। प्रेशर वेसल बनाना है, सबसे पहले मटेरियल आएगा आपकी कंपनी में, तो मटेरियल आएगा तो रिसीविंग इंस्पेक्टर जो है, रिसीविंग वहां अभी देखो इंडिया में कुछ है रिसीविंग इंस्पेक्टर रखा हुआ है, लेकिन बाहर तो ऐसा नहीं है। बाहर में क्या है, एकदम क्लियर रिसीविंग इंस्पेक्टर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीविंग ही करना है। यहाँ पे तो क्या है, रिसीविंग इंस्पेक्टर भी वही काम करेगा और वो अंदर जो जॉब पे काम जो क्वालिटी रहेगा वो भी क्वालिटी वाला देखेगा, तो वो क्या होगा, क्वालिटी एंश्योर होने का चांस कम है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। रिसीविंग इंस्पेक्शन अगर स्पेशल रहेगा तो उसको पता है कि भाई मुझे पीओ चाहिए, डिलीवरी ऑर्डर चाहिए, डिलीवरी नोट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कौन से ट्रक में आया वो चाहिए, वो सब चीज एक साथ इकट्ठा करेगा, कौन सा कोड उसको फॉलो करना है वो सब चीज देखेगा, उसके बाद में आगे बढ़ेगा। ठीक है, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आपकी कंपनी में कोई एक प्लेट आया तो आपको क्या करना है, उसको पहले वो प्लेट है वो हमारा ड्राइंग के हिसाब से आया है, उसका थिकनेस हमको ड्राइंग में चाहिए था 80 mm का और साला 65 mm का तो नहीं भेज दिया, 70 mm का तो नहीं भेज दिया। तो वो सब चीज रिसीविंग इंस्पेक्शन करने के टाइम आपको ड्राइंग लेके बैठना पड़ेगा कि जो हमने मंगवाया, आपको पीओ देखना पड़ेगा कि पीओ के अंदर हमारा 2 क्वांटिटी है और उसने एक ही क्वांटिटी भेजा, तब भी कांड हो गया, तब भी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज नहीं चलेगा, आपको पीओ देखना पड़ेगा, पीओ में जो है वो चीज चेक करना पड़ेगा। हमने जो ऑर्डर दिया वो आया, फिर वो ऑर्डर हमने जो दिया है वो एज पर कोड आया, कोड हमारा सेक्शन यहां पे लिखा है देखिए, सेक्शन 2A, सेक्शन 2, उसमें हम वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये सेक्शन 2 का केमिकल कंपोजिशन ऐसा है, सेक्शन 2A 516 ग्रेड 70, उसका एक मटेरियल का वहां पे 3 पेज का एक कोड है। ठीक है, हमारा प्लेट अगर रिसीव हुआ 516 ग्रेड 70 का, तो हाँ हमको पता चल गया कि हमारे ड्राइंग में यही था, हमको यही मिला। उसके बाद उसका मटेरियल सर्टिफिकेट लेना है, एमटीसी लेना है, और वो एमटीसी का अंदर केमिकल कंपोजिशन लिखे हैं, वो सेक्शन 2C आपको खोलना है, ऑन द स्पॉट खोलना है। ऐसा नहीं है अरे यार मैं बाद में खोलता हूं, अभी देख लेता हूं, खाली साइन कर देता हूं, रिसीव कर लेता हूं, चल जाएगा, ये सब चीज यहाँ पे चलता है, बाहर की कंट्री में सब चीज नहीं चलता है। बाहर तो आपको कंपलसरी ऑन द स्पॉट आपको कोड खोलना पड़ेगा, कोड वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो है वो वेरीफाई करेगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का होल्ड पॉइंट है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है उसको होल्ड पॉइंट, उसका मतलब उसको कंपलसरी चेक करना ही है, उसके बाद में वो सब चीज आएगा। हाँ एक बात अलग है कि हाँ मैन्युफैक्चरर जब चेक कर रहा है उसी टाइम पे आप बोल देंगे क्लाइंट को कि सर आप आ जाओ, मैं अभी इंस्पेक्शन कर रहा हूं, आप भी साथ में कर लो, वो एक डिफरेंट मैटर, वो आपका अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सबसे पहले अगर क्लाइंट ऐसा बोलता है कि नहीं भाई तुमने पहले चेक किया, तुमने नहीं किया तो मैं नहीं आएगा, तुम पहले चेक करो, तुम वेरीफाई करो, तुम ओके करता है, तभी जाके हम लोग एंट्री मारते हैं, तब वो लोग हम आते हैं, वो ऐसा होता है। ठीक है, अगर क्लाइंट चाहे तो इश्यू कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को आपको क्लियर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हाँ सेक्शन 2C में कार्बन इतना है तो यहाँ पे हमारा इतना मिला, ओके, क्रोम इतना है, इतना मिला। उसके बाद टेंसाइल टेस्ट चेक करना पड़ेगा, इंपैक्ट आपके ड्राइंग में है कि भाई हाँ आपका ड्राइंग माइनस टेम्परेचर में काम कर रहा है, माइनस डिग्री में काम कर रहा है, तो वो जो आपका प्लेट रिसीव हुआ वो उसका माइनस डिग्री में कितना जूल का इंपैक्ट है, कितने माइनस डिग्री तक वो काम कर सकता है। देखो स्टेनलेस स्टील कोड में क्या लिखा है, सेक्शन 8 डिवीजन 1 में क्या लिखा है, सेक्शन 8 डिवीजन। सर किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज सर बंद कर दीजिए, सब लोग म्यूट करेंगे ना तभी जाके। मयूर रावत जी ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सब लोग अब म्यूट रखेंगे ना तो क्या है, आप लोगों को प्रॉपर नॉइज आएगा, प्रॉपर मेरा वॉइस क्लियर आएगा और आपको समझने में, देखो मुझे पता है सब लोगों को एक्सपीरियंस है ही, किसी को 5 साल का है, किसी को 10 साल का है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो लोग फ्रेशर है, 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, जो लोग प्रेशर वेसल में काम नहीं किए हैं उसको थोड़ा ज्यादा डेप्थ में समझ में आएगा। इसी के लिए सर प्लीज आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना आवाज म्यूट रखिए। ओके,
हम कहाँ पहुंचे थे? हाँ, इंस्पेक्शन करने के टाइम पे आपको मटेरियल इंस्पेक्शन कर लिया, मटेरियल चेक कर लिया, पीओ के हिसाब से मटेरियल आया वो चेक कर लिया। एक एग्जांपल के तौर पे स्टेनलेस स्टील है, वो -196 टेम्परेचर पे कोड में लिखा है कि -196 तक आप इंपैक्ट ले सकते हैं स्टेनलेस स्टील का। तो एक एक प्लेट है, ठीक है, डिजाइन में लिखा है कि मुझे -180 डिग्री पे वो काम करवाना है वो प्लेट का, ठीक है। तो आपको वहां पे देखना है कि भाई वो जो प्लेट है वो -180 डिग्री का इंपैक्ट रुक सकेगा, उसका इंपैक्ट टफनेस उसका है कि नहीं है। वो कहाँ लिखा है? कोड में लिखा है, कोड में वैल्यू दिया है, यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है एमटीसी के अंदर, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ भाई, यहाँ पे -30 डिग्री पे या -180 डिग्री पे काम करने के लिए उसका मिनिमम जूल है इतना, तो यहाँ पे भी इतना दिया, ओके वेरीफाई हो गया, ए हो गया, ओके बैंड पेच हो गए, तो यूटी है, एमटी है, पीटी है, जो भी है आपका रिक्वायरमेंट है उसके एमटीसी में लिखा होना चाहिए, ठीक है। एमटीसी आपने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद कोरिलेशन विथ एमटीसी ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो मिल टेस्ट सर्टिफिकेट है उसके साथ आपने वेरीफाई कर लिया। डायमेंशन इंस्पेक्शन, अभी आपको बोला है 180 का, वो आपको छोटा सा एक प्लेट चाहिए था, अदरवाइज आपको 8 मीटर या 6 मीटर या 4 मीटर का प्लेट चाहिए था, और आपको आ गया 3 मीटर तक। एक घंटा आप ड्राइंग बनाएंगे? आप बना ही नहीं पाएंगे। ड्राइंग कैसे बनाएंगे आप कैसे उसको रोल करेंगे? तो आपको ड्राइंग इंस्पेक्शन, डायमेंशन इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। आपको जो ड्राइंग में दिया है उसका आपको सीएफ निकालना पड़ेगा। अगर प्लेट है तो प्लेट का सीएफ निकालना पड़ेगा, पाइप है तो पाइप का ओडीआईडी सब देखना पड़ेगा। ड्राइंग देखो, खाली इंस्पेक्टर को ड्राइंग देख के ये करना जरूरी नहीं, ड्राइंग भी पढ़ने का आना चाहिए। ऑलरेडी हमने आगे के सेशन में ड्राइंग कैसे रीड करना है वो समझाया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी बात कर लेता हूँ। ड्राइंग के अंदर प्लेट का ओडी दिया रहता है, आईडी दिया रहता है, उसके हिसाब से आपको सीएफ निकालना है, उसके हिसाब से आपको प्लेट रिसीव हुआ के लेंथ विड्थ थिकनेस में वो आपको वेरीफाई करना है। अभी दूसरी बात, मैं डायमेंशन इंस्पेक्शन से मुझे एक याद आया, एक मैं कंपनी में मुंद्रा में काम कर रहा था, वहां पे हम लोगों को ड्राइंग के हिसाब से चाहिए था प्लेट 316L, ठीक है, 316L। लेकिन हम लोगों को कौन सा मैन्युफैक्चरर दिया, मैन्युफैक्चरर ने क्या प्लेट दिया? 316L, बहुत सारा 100 प्लेट, 100 से 150 प्लेट हमको दे दिया, लेकिन उसमें से एक प्लेट उसने 16H का घुसा दिया। अब सोचो एल और एच में कितना डिफरेंट है। अगर 316L है उसका कॉस्ट ज्यादा है, 316H है उसका कॉस्ट थोड़ा कम है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? वहां से जो सप्लाई करता है वो क्या सोचेगा कि हमारा पैसा बचता है ना, घुसा दो एक प्लेट, किसको पता चलेगा। लेकिन हम जब पीएमआई करने बैठे, पूरा 100% वीएमआई किया, उसमें एक प्लेट निकला, तो अगर वो प्लेट ऑन जॉब पे लग गया होता, ऑन जॉब पे फिर रनिंग कंडीशन में -डिग्री पे वो काम किया होता और वो फट गया होता, तो वो इज रिस्पॉन्सिबल। तो क्यूसी इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसको सब 100% चेक करना है कि जो हमने मंगवाया है वही आना चाहिए, उसके अलावा इक्का दुक्का कुछ भी नहीं होना चाहिए। 2% है यार, चला ले, मैं 18 mm थिकनेस का भेजा था लेकिन साला 20 mm का, सॉरी 18 का भेजा था और 16 mm का आ गया, यार चला लेना, तू मेरा फ्रेंड है, ऐसा सब चीज नहीं चलेगा। गल्फ कंट्री में ये सब चीज नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग चलता है। वर्ड की वजह से बहुत सारा प्रेशर वेसल ब्लास्ट होने का चांसेस रहता है। अभी एक दहेज में थोड़े दिन पहले की बात है, लॉकडाउन रनिंग सिचुएशन में एक टैंक फटा, उसका रीजन क्या हो सकता है? मे बी उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन का भी रीजन हो सकता है, मे बी कुछ स्पार्क हुआ तो वो भी रीजन हो सकता है, बहुत सारा रीजन। तो रिस्पॉन्सिबल मोस्टली क्वालिटी इंस्पेक्टर ही होता है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करता है। उसको ऊपर से फोर्स है कि मैनेजर का कि तू पास कर दे, मैं देख लेगा। अगर वो बोलता है मैनेजर, सर हमको बोलते हैं कि भाई तुम पास कर दे, मैं साइन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका साइन करके आप आगे बढ़ो, लेकिन आपको किसी के फोर्स के दबाव में आना नहीं है। डायमेंशन इंस्पेक्शन यहाँ पे आपको करना है 5%। यहाँ पे देखिए, कभी कभी आईटीपी में 100% लिखा रहता है, कभी कभी 5%, कभी कभी 10%, आपके ऊपर डिपेंड है। देखो 100 आपने 1000 ऑफ ज्वाइंट मंगवाए हैं, ठीक है, सॉरी ये नोजल मंगवाया है 1000 ज्वाइंट, लेकिन उसमें सब एक आप 100% चेक नहीं कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है, आईटीपी में भी ऐसा दे दिया जाता है कि 5% आप चेक करो, 5% के हिसाब से आप, अगर इंस्पेक्शन ओके होता है तो आगे बढ़ो। अगर 5% में कुछ कांड होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 ज्वाइंट में 10 ज्वाइंट चेक, 5 ज्वाइंट चेक किया 5% के हिसाब से, 100 वेसल आप, सॉरी ये ट्यूब है, 100 ट्यूब है, उसमें से 5% यहाँ पे लिखा, तो आपने क्या हुआ, 5 ट्यूब चेक किया। 5 ट्यूब चेक करने के टाइम पे आपने चेक किया कि साला 2 ट्यूब में तो पिटिंग है, 2 ट्यूब में तो कांड हो गया है, वो तो कुछ मटेरियल डिफरेंट आया है, तब जाके आपको
इन्हें आपके मैनेजर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और बाकी का सब चीज लॉट है वो 100% लॉट में जाएगा, 100% आप चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक अलग बात है कि B31.3 में अलग दिया है कि B31.3 में क्या दिया है कि कोई भी एक जॉइंट में कांड होता है तो उसका 2 पेनल्टी होता है, और उसका भी 2 होता है तो उसका और 2 पेनल्टी होता है। उसके बाद आप प्रोग्रेसिव एग्जामिनेशन में जाएंगे तो 100% फिर चेक करना पड़ता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना है। क्यों? क्यूसी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि हाँ डायमेंशन इंस्पेक्शन मैंने 5% चेक किया, उसमें इतना इतना कांड हो रहा है, तो आप मैनेजर को बोल के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन बॉयलर, हीट प्लेट एंड पार्ट, शेल नंबर एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो प्लेट आया है उसमें हीट नंबर तो होना ही चाहिए। अगर हीट नंबर नहीं है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हीट नंबर क्या होता है? जब आपका प्लेट फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्लेट मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस टाइम पे उसमें क्रोम, मोली, निकल, फॉस्फोरस, सल्फर, सब चीज एडिटिंग होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे एडिटिंग होने के बाद उसका हीट जो है, कितना हीट पे बना है, कितना उसका कांड हुआ है, वो प्लेट कितने थिकनेस में रोल हुआ है, प्लेट बनने में उसको कितना टाइम लगा है, वो सब चीज हीट के हिसाब से कैलकुलेट करके उसका एक टेस्ट पीस छोटा सा काट दिया जाता है, वो लैब में भेज दिया जाता है। उसके ऊपर ये पीएचडी होता है, मतलब मैक्रो माइक्रो होता है, ठीक है। मैक्रो माइक्रो मतलब एएसटीएम। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, एएसटीएम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, वो एएसटीएम है। आप कोई भी प्लेट बनाते हैं उसमें आप मैक्रो माइक्रो करिए, और उसके रिजल्ट जो है वो एएसटीएम में आप वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ इसका तो ऐसा हीट नंबर है, इसका ऐसा हीट नंबर। तो मैन्युफैक्चरर है वो हीट नंबर अपने हिसाब से, हीट नंबर के हिसाब से कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, उसमें कैसे कैसे प्रॉपर्टी मिलता है, उसके हिसाब से एक नंबरिंग सिस्टम देगा, उसको बोलते हैं हीट नंबर। तो वो जो हीट नंबर है वो आपकी प्लेट के अंदर होना चाहिए। वो हीट नंबर क्या आइडेंटिफाई करता है? मैन्युफैक्चरर भी आइडेंटिफाई करता है, उसका हीट इनपुट ड्यूरिंग वेल्डिंग कितना, सॉरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग फोर्जिंग उस टाइम पे कितना हुआ, क्या हुआ, वो सब चीज आइडेंटिफाई करता है। सर किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज सर आपका आवाज बंद कर दीजिए। ओके, अभी ये हीट नंबर हो गया, तो हीट नंबर आपके प्लेट में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 516 ग्रेड 70, 516 ग्रेड 60, दोनों के फर्क। विशाल भाई, हाँ सर बोलिए। सर, विशाल भाई, सर जो भी इसमें एक आपका सर एक थोड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन था मेरे को। सर आप अभी क्वेश्चन बोल दीजिए, आपका एक हाँ हाँ। क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेकिन जिसको भी क्वेश्चन है वो आप प्लीज वो चैट बॉक्स में डालिए। मैं आपको एकदम लास्ट सेशन में पूरा क्वेश्चन आंसर का सेशन करेगा थोड़ी देर में। हार्दिक सर बोलिए, आपका क्वेश्चन बोल दीजिए। सर उसमें ऐसा है कि कोई भी मटेरियल का केमिकल यस यस, केमिकल, यस, केमिकल, हीट नंबर, एनटीसी सब चीज हमको उसमें डिसाइड होता हमको है। बराबर नहीं, उसमें हमको एएसटीएम के हिसाब से जाना है कि एएसएमई सेक्शन 2 पार्ट ए के हिसाब से जाना है। यस ओके। अभी देखो मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर वो हाँ कौन कौन से कंस्ट्रक्शन कोड से मटेरियल बना सकता है? तो एएसटीएम के हिसाब से भी बना सकता है, एएसएमई के हिसाब से बना सकता है, एपीआई 5L के हिसाब से बना सकता है, एपीआई 1104 के हिसाब से बना सकता है। देखो जिसका जो कंस्ट्रक्शन कोड है उसके हिसाब से वो बना सकता है कंस्ट्रक्शन। देखो फॉर्जिंग का भी कंस्ट्रक्शन अलग अलग से होता है। जनरली हम लोग अभी यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग एएसएमई की बात करते हैं, एएसएमई एएसटीएम की बात कर रहे हैं। एपीआई 5L की अगर आप उसके हिसाब से भी या आईटीपी देखेंगे तो उसके हिसाब से भी फुलफिल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एपीआई 5L है, मोस्टली पाइपिंग में एपीआई यूज होता है, इसी की वजह से मैं यहाँ पे वो सब चीज बात नहीं कर रहा हूँ। देखो हाँ, दूसरी बात, आपका क्वेश्चन ये है कि भाई कौन सा कंस्ट्रक्शन कोड के हिसाब से हमको चेक करना है कि हाँ इसका इम्पैक्ट इतना है, इसका टफनेस इतना है, इसका ये इतना है। तो वो सब चीज आपका कंस्ट्रक्शन कोड कौन सा है उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। अगर एएसएमई आपका कंस्ट्रक्शन कोड है तो सेक्शन 2C के हिसाब से, सॉरी सेक्शन 2A के हिसाब से जाना पड़ेगा। अगर फिलर इलेक्ट्रोड है तो उसको आपको सेक्शन 2C के हिसाब से जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं एक सब चीज लाइन बाय लाइन डेप्थ हमने पूरा हिंदी ही कन्वर्ट कर दिया है एएसएमई का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कोड है जो हमने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये सेशन ले रहे। ओके सर, आपका आवाज नहीं म्यूट सर, कर दीजिएगा उसमें प्लीज। एक ऐसा मेरा नहीं सर, उसके अंदर मेरा बात ऐसा था कि मान लो A106 है तो 6 में एएसएमई में सेक्शन 2 पार्ट ए में भी दिया है उसका केमिकल मैकेनिकल, और एएसटीएम में भी दिया है। तो ओके मेरा अभी मारो दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन कोड मेरा 106 की आप बात कर रहे कंस्ट्रक्शन कोड हैं तो ओके देखो 31.3 है। SA 106 हाँ ग्रेड सी, तो SA का मतलब ये हुआ
कि अमेरिकन सोसाइटी जो हाँ। ये हमारा SA है, का मतलब सेक्शन 2A हो गया, ठीक है। SA का अगर खाली ये है, A106 ग्रेड सी है, तो वो ASTM का हो गया। API 106 ग्रेड सी है तो वो API के हिसाब से हो गया। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा कि API। फिर नेस मटेरियल है, नेस का 106 ग्रेड सी, ऐसा आपको मैं जनरली, आप मुझे बाद में व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको वो सब चीज भेजेगा। मैंने बहुत सारा ऐसा काम किया है कि 106 API और नेस के हिसाब से भी होता है और ASME सेक्शन 2 से के हिसाब से भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोड के हिसाब से होता है। इसमें हम कोई वो नहीं है कि हाँ इसी के हिसाब से, इसी के हिसाब से, ऐसा नहीं है। आपका ड्राइंग कैसा है, ड्राइंग में क्या लिखा है, उसके हिसाब से आपको कोड खरीदना है, सॉरी मटेरियल खरीदना है। ड्राइंग में लिखा है कि A106 ग्रेड सी, तो आपको ASTM का ही खरीदना पड़ेगा। ASTM का कोड के हिसाब से खरीदना पड़ेगा आपको, ठीक है। ड्राइंग में लिखा है SA106 ग्रेड सी, तो आपको ASME के हिसाब से, सेक्शन 2A के हिसाब से, सेक्शन 2B के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। अगर ड्राइंग में लिखा है API 106 या नेस 106, तो आपको नेस का कोड फॉलो करेगा, नेस 175 जो जिसका कोड है वो फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड ऑन ड्राइंग, आपको कौन सा ड्राइंग में क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन कोड वो आपको जनरली समझ में आ जाएगा। ऐसे है तो ASME, ये है तो ASTM, API है तो API के हिसाब से, API 5L के हिसाब से, अगर API 1104 लिखा है तो उसके हिसाब से, अगर आपका ASTM सॉरी ये नेस है तो नेस आगे लिखा होगा तो नेस के हिसाब से, वो आपको अपने डिपेंड ऑन ड्राइंग, ठीक है। ओके सर, अभी आपको हिट नंबर जो है, केमिकल जो एनालिसिस नंबर के हिसाब से, हिट के हिसाब से, सब के हिसाब से आपका हिट नंबर जो आइडेंटिफाई होता है वो आपको स्टैंपिंग प्लेट के अंदर करना पड़ेगा। अगर स्टैंपिंग नहीं किया है तो प्रॉब्लम। ओके, दूसरी बात, आपको स्टैंपिंग ये भी देखना है कि मैन्युफैक्चरर ने वहां पे स्टैंपिंग किया है, फिर आपका कोई आदमी है, आपका कोई इंजीनियर है, आपका कोई इंस्पेक्टर है, वो वहां पे विटनेस किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे IBR है या क्लाइंट है या थर्ड पार्टी है या AI है या फिर ASME का कोई AI है, उसको आपको बुला के वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा और वहां पे उसका स्टैंपिंग लगाना पड़ेगा। IA स्टैम्प ट्रांसफर मतलब इंस्पेक्शन अथॉरिटी, इंस्पेक्शन अथॉरिटी का स्टैम्प ट्रांसफर करना। अभी देखिए, एक प्लेट है, एक प्लेट में एक साइड पे वो स्टैंपिंग लगाया है, फिर हम वो प्लेट को आधा काट देंगे तो फिर दूसरी साइड में तो स्टैंपिंग चला गया ना, क्योंकि वो तो प्लेट एक ही साइड में हो गया ना। एक प्लेट है उसका दो पार्ट कर देते हैं, उसमें एक प्लेट जो था उसमें एक साइड पे स्टैंपिंग था, फिर हमने उसके दो पार्ट कर दिए। दो पार्ट करने के टाइम एक वो जो स्टैंप है वो एक प्लेट में चला गया, दूसरा प्लेट तो नंगा हो गया ना, उसको तो चाहिए ना हमको स्टैंपिंग करना। तो उसी टाइम पे आपको IA जो है इंस्पेक्शन अथॉरिटी है, उसी को दिखा के, सर देखिए हमने ये प्लेट है उसको काटा है और यही प्लेट दोनों सेम काट रहे हैं और ये स्टैंप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपका हमको स्टैंप दीजिए तो हम स्टैंप मार देंगे, तो फायदा होगा कि हम लोगों को कोई मटेरियल ट्रेसेबिलिटी का कांड ना हो जाए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे हम ये सब चीज सीरियस नहीं समझते हैं कि IA स्टैंप ट्रांसफर, लेकिन इंस्पेक्शन अथॉरिटी बहुत बार देखा है कि प्लेट बिना जाने पूछे ऐसे ही काट देते हैं, फिर ऑन जॉब पे लगाते हैं, फिर वो जॉब पे चेक किया जाता है कि उसका मटेरियल ट्रेसेबिलिटी चेक करते हैं, उस टाइम पे AI पता चलता है कि हाँ अरे यार इसमें तो यार स्टैंप ही नहीं है, आप कहाँ से ये प्लेट काटा। तो वो सब चीज होने का चांस है और उसके बाद आपके ऊपर NC पड़ने का चांस है। नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट, वो नॉन कंफर्मेशन रिपोर्ट कैसे कैसे पढ़ता है उसका मैं एक अलग से सेशन करेगा। नॉन कंफर्मेशन खाली है NCR ऐसा बोल देने से खाली NCR नहीं है, NCR बहुत लंबा है। एक बार NC दिया वही चीज पे, दूसरी बार NC दिया वही चीज पे, तीसरी बार NC दिया, उसके बाद वो कंपनी भी ब्लैकलिस्ट हो जाता है, उतना NC बहुत डेंजर है। लेकिन यहाँ पे मैं देखा है कोई भी इंस्पेक्टर है 6 महीने में एक ही NC लगाता है, मैं देखा बहुत सारी कंपनी में, अंकलेश्वर में भी देखा कि कोई NC तो पहले तो उसकी कैरियर में अगर 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो तो NC बनाता ही नहीं, मैनेजर ही बनाता है। उस एक्चुअली NC बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी इंस्पेक्टर का, क्वालिटी इंजीनियर का, या जो TPI जो करता है, TPI को कुछ कांड लगता है कोई जॉब में तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है NC बनाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चलता है यार तू जाने दे, फ्रेंड है मेरा, थे दूसरी बात ध्यान रखने का, वो ध्यान रखने की चलता है वर्ड की वजह से ही बहुत सारा हम लोग पीछे रह गए। तो हम लोगों को ये सब चीज इंप्रूव करना चाहिए। ओके,
अभी देखो ये स्टैम्प ट्रांसफर की बात आया है तो आप स्मॉल थिकनेस है, कोड में लिखा है 6 mm से बिलो थिकनेस है या फिर आपका डिसेंड है उसका थिकनेस कम है तो आप नकल रेडियस पे वो स्टैंप नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैंप ट्रांसफर करना भी एक सिंपल बात नहीं, उसका भी एक अलग से कंस्ट्रक्शन आईबीआर है। तो आईबीआर में भी उसका कोड में लाइन बाय लाइन दिया है कि इतना नंबरिंग होना चाहिए, उतना उसका विड्थ होना चाहिए, उसका उतना डेप्थ होना चाहिए, वो जो नंबर है उसका हाइट इतना होना चाहिए, वो सब चीज स्टैंप ट्रांसफर में लिखा हुआ है। आईबीआर है तो आईबीआर, एएसएमई है तो एएसएमई में सभी जो भी कंस्ट्रक्शन कोड है सभी में लिखा है। दूसरी बात, नकल रेडियस है हमारा डिसेंट का, तो वेसल में सब लोग यही प्रॉब्लम होता है, कभी कभी नकल रेडियस पे स्टैंपिंग कर देते हैं, हार्ड स्टैंप बोलते हैं, वो हार्ड स्टैंप यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आपको मैं बोलता हूँ ये सब चीज कहाँ चलता है, जहां पे हमारा रेफरेंस लाइन है उससे थोड़ा अप, जो डिसेंट एकदम राउंड एक बॉल है, बॉल को बीच में से काट दो तो एक डिसेंट हो गया, उसको बोलते हैं हेमिस्फेरिकल डिसेंट, ठीक है। जहां से काटा उसके 100 mm छोड़ के थोड़ा ऊपर हमको स्टैंप ट्रांसफर करना चाहिए, ये गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। नकल रेडियस में तो क्लियर लिखा कि वहां पे तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। क्राउन रेडियस में आपको करना ही नहीं है। हाँ एकदम ऊपर पे आप कर सकते हैं जहां पे क्लियर टॉप पोजीशन है वहां पे, अदरवाइज आप रेफरेंस लाइन पे अगल बगल में कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको करना भी है तो ट्यूब है, पाइप है, वो सब में भी थिकनेस कम है तो नहीं करना है, वहां पे आपको डॉटेड स्टैंप मारना चाहिए। डॉटेड स्टैंप का पूरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन 8 डिवीजन 1 में दिया है, डॉटेड स्टैंप कहां पे कब यूज करना है। अगर डॉटेड स्टैंप भी नहीं मारना है तब आपको हार्ड मार्किंग जो है सॉरी परमानेंट मार्कर है उससे लिख के आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ड्राइंग नंबर ये, उसका हिट नंबर ये, उसका फिटअप ये डेट पे हुआ, वेल्डिंग ये डेट पे हुआ, वो सब चीज लिखना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग एएसएमई B31.3 में वो हमारा एक सेशन हुआ था, उसमें मैं ये पूरा डीप बात किया है कि आई ए स्टैम्प ट्रांसफर कब और कैसे करना है। जो लोग नहीं किया है वो देखेंगे तो आपको ज्यादा डेप्थ में समझ में आए। देखो मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेगा, अभी आई स्टैम्प क्या करेंगे तो हमारा 2 घंटा उसमें ही चला जाएगा, ठीक है। आई स्टैम्प में कैसा होता है, उसका रबर स्टैम्प कैसे लेते हैं, रबर स्टैम्प को फिर आईबीआर को कैसे वेरीफाई, या एएसएमई वाला जो एआई है उसको कैसे वेरीफाई करवाएंगे, वो सब चीज करेगा तो उसमें घंटा चला जाएगा। इससे अच्छा है आप पुराना लेक्चर देखेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा। ओके, स्टैम्प ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। स्टैम्प ट्रांसफर अगर नहीं किया तो आपको एनसीबी पढ़ने का चांस है। एक प्लेट है, प्लेट का 2 पार्ट किया तो आपको वहां पे जो स्टैम्प मारा था दूसरी प्लेट में चला गया, उसके जस्ट बगल में दूसरी सील प्लेट हमने काटा, उसमें आपको ट्रांसफर करके वहां पे इंस्पेक्शन अथॉरिटी है उसका आपको स्टैम्प ट्रांसफर, वहां पे उसका स्टैम्प रहता है। देखो अगर टीयूवी है तो टीयूवी का एक स्टैम्प रहता है तो वो मार देना है वहां पे, वो सब स्टैम्प लिख के। फिर अगर नहीं मारेंगे तो क्या होगा, कोई लोग बोलेंगे तुमने तो गलत स्टैम्प मार दिया, ये तो 316 का प्लेट है ही नहीं, मैं तो ऐसा सोचेगा ये 304 का प्लेट है, 304 का प्लेट का पैसा कम है। तो आप क्या होगा यहाँ पे एनसी पढ़ने का आपको चांस है, फिर आपको पीएमआई करवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत मगजमारी है। पीएमआई के 2 टाइप है, एक हैंड टूल पीएमआई और एक दूसरा है हमारा ऑप्टिकल इमिशन पीएमआई। ऑप्टिकल इमिशन पीएमआई है वो क्या होता है, वो जनरली बहुत कॉस्टली है, और हैंड वाला जो पीएमआई है वो एकदम जेब में डाल के निकल चलो ऐसा वो पीएमआई, गन वाला छोटा सा रहता है वो पीएमआई है। जब हम इंडिया की बात करते हैं और कोई दूसरी कंट्री की बात करें, मोस्टली हमारा ये गन वाला यूज होता है। उसका रीजन ये है उसका कॉस्ट कम है, और गल्फ कंट्री में मोस्टली ऑप्टिकल इमिशन पीएमआई ही यूज होता है, ठीक है। ओके, पीएमआई करने के टाइम आपको केमिकल कंपोजिशन जो आता है उसका प्लस और माइनस 10% आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो सब चीज हो गया, आप टाइम ट्रांसपोर्टर नहीं किया, आपको एनसी पड़ गया, उसके बाद की बात है, ठीक है। अभी यहां पे बात करते हैं वेरीफाई यूटी टेस्टिंग। देखो मटेरियल जब आप फोर्जिंग लेते हैं, मटेरियल फोर्जिंग, सर किसी का आवाज आ रहा है सर, प्लीज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए अपना आवाज, क्षमा सर आप म्यूट कर दीजिए आपका आवाज प्लीज। ओके, अभी मैं बात करता हूं यूटी का। प्लेट जो बनता है वो टाइम पे भी, वहां पे भी जब प्लेट मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे भी उसका आईटीपी होता है, ठीक है। उस टाइम पे वो यूटी करता है, तो वो यूटी हमको वेरीफाई करना है। जब रिसीविंग इंस्पेक्शन करते हैं हमारी कंपनी के अंदर, जब वेसल बनाना है, प्लेट आता है, उस टाइम पे रिसीविंग इंस्पेक्शन करने के टाइम हमको यूटी वेरीफाई करना पड़ेगा। और यूटी वेरीफाई मतलब क्या है, खाली उसका रिव्यू करना है ऐसा, हाँ। तो प्लेट जो आता है उसका आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, भाई यूटी का सर्टिफिकेट दे, यूटी किया है उसका मुझे दिखाने के बाद वहां पे साइन होना पड़ेगा। साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल्ड पॉइंट है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसका होल्ड पॉइंट है, और आईबीआर का इंडियन बॉयलर रेगुलेशन है उसका भी होल्ड पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा, वो सबका भी आपको साइन लेना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट में, तो आपको ये भी देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यू करना है आपको।
डॉक्यूमेंट रिव्यू भी करना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिव्यू के बाद फिर आपको डिसेंट जो है, मैनुअल है, वो सब का आगे जो बात किया वो सब चीज़ करना चाहिए। रिसीविंग करने के टाइम उसका थिकनेस, प्लेट, वेट, लेंथ, डायमेंशन, उसके बाद उसका एमटीसी, उसका डिलीवरी नोट, उसका पीओ कैसे ऑर्डर दिया था, कौन सा मटेरियल ग्रेड है, मटेरियल ग्रेड सेक्शन 2A के हिसाब से अगर वेरीफाई करना है, जो कंस्ट्रक्शन कोड है उसके हिसाब से आप वेरीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। मैनुअल रिम है, वो सब चीज कितना कितना आपको चेक करना है, तो 100%, 100%। जितना भी वहां पे नहीं करना है तो वहां पे लिखा होगा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, वो प्लेट हमारा रिसीव हो गया। चलो एग्जांपल पे तौर पे समझ लो, आपने रिसीविंग इंस्पेक्टर आपको दे दिया कि हाँ ये प्लेट ओके है, दबा के चलो आगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वो प्लेट का एक मार्किंग करेंगे, क्योंकि वो हमको उसको रोल तो करना है ना। रोल करने के बाद ही एक शेल्फ प्रिपेयर होगा ना। रोल करने के टाइम पे हमको वहां पे चेक करना है, उसका बीवेल चेक करना है, उसका मटेरियल रिसीविंग सर्टिफिकेट है वो चेक करना है। उसके बाद हमको लॉन्ग सिम फिटअप करने के लिए उसका आईडी ओडी ड्राइंग में जो है वो वेरीफाई करना है। ड्राइंग में कितना दिया है आईडी, तो के 900 980 980 उतना दिया है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका सीएफ कितना होगा, कितना लेंथ होगा, कितना डाया होगा। वो सब चीज कौन देगा आपको, प्लानिंग इंजीनियर दे सकता है। अगर प्लानिंग इंजीनियर नहीं देगा तो कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियां होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें प्लानिंग इंजीनियर नहीं होता, ये सब चीज नहीं देता, तो उस टाइम पे आपको क्वालिटी इंजीनियर, क्वालिटी इंस्पेक्टर है, उसको वेरीफाई करके, उसको ड्रॉ करके, उसको कैलकुलेशन करके एक पेपर पे वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद में वो प्लेट को मार्किंग करके फिर इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। मार्किंग करने के टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एल सिम का पीटीसी बनाना पड़ेगा। वो भाई अभी ये पीटीसी क्या है, प्रोडक्शन टेस्ट कूपन बोलते हैं उसको, ठीक है। पीटीसी क्या है, तो देखो हमारा एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 की बात करें तो उसमें क्लियर लिखा है कि आपको पर हिट नंबर एक पीटीसी चाहिए। कितना, पर हिट नंबर। बहुत सारे लोग क्वेश्चन में भी पूछते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछते हैं कि आप पीटीसी कैसे लेंगे, तो आपको क्लियर बात करना है, पर हिट नंबर आपको एक पीटीसी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक वेसल है, उसमें आपका कितना 6 शेल आ रहा है, कितना 6 शेल आ रहा है, कितना मैं बोल रहा हूं 6 शेल, और एक ही प्लेट से एक शेल बन रहा है, तो 6 प्लेट उसमें यूज हुआ। 6 प्लेट में से 3 प्लेट का एक ही हीट नंबर है, तो यहां पे ये भी एक बात है कि तीनों का एक ही हीट नंबर है, तो कोई बात नहीं, उसका एक ही पीटीसी लेना है। बाकी 3 का भी एक है तो उसका भी एक पीटीसी लेना है। एग्जांपल के तौर पे 6 प्लेट आपने लगाया, तो 6 का 6 प्लेट का अलग अलग हीट नंबर है, तो आपको 6 पीटीसी लेना पड़ेगा। प्रोडक्शन टेस्ट कूपन, पीटीसी का काम क्या है, पीटीसी जो है वो लॉन्ग सिम फिटअप करने के टाइम जैसा लॉन्ग सिम फिटअप करते हैं वैसे ही एक आगे वो एक टेस्ट कूपन आगे थोड़ा फिटअप कर दिया जाता है। जैसे लॉन्ग सिम में वेल्डिंग मारते हैं वैसे ही पीटीसी में वेल्डिंग मारते हैं, क्योंकि हमको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना है। ऑन शेल को तो हम काट नहीं सकते ना, शेल तो बन गया है, वो तो हमको ऑन जॉब पे देना है, तो उसी की वजह से उस लॉन्ग सिम में वो वेल्डिंग का हीट इनपुट का इफेक्ट कैसा हुआ, वेल्डिंग प्रॉपर्टी कैसा रहा, इंपैक्ट कैसा रहा, टफनेस, इंपैक्ट टफनेस, और हमारा टेंसाइल बैंड, वो सब चीज, मैक्रो माइक्रो, वो सब चीज कैसा रहा, वो हम एलसिम बनने के बाद फिर वेल्डिंग होने के बाद वो एलसिम का थोड़ा टुकड़ा तो बड़ा सा नहीं काट सकते ना, उसी की वजह से हम पीटीसी एक साइड में लगा देते हैं। उसको जैसा लॉन्ग सिम में वेल्डिंग करते हैं वैसा ही सेम पीटीसी में वेल्डिंग करते हैं। फिर वो पीटीसी को काट के फिर हम क्या करेंगे, लैब में भेजेंगे उसका अलग अलग टुकड़ा करके, उसमें हम टेंसाइल भी चेक करवाएंगे, इंपैक्ट जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा चेक करवाएंगे, कम रिक्वायरमेंट है तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चेक करवाएंगे। फिर क्या होगा, चलो उसमें इंपैक्ट करवाया, टफनेस करवाया, बैंड करवाया, ठीक है, तो पीटीसी अगर एक्सेप्ट होता है तभी आपका ये लॉन्ग सिम आपने मारा है वो एक्सेप्ट हुआ। अगर आपका पीटीसी में कांड हो गया तब आपका ये लॉन्ग सिम हो गया वो भी पूरा फ्लॉप गया, वो भी कुछ चलेगा नहीं, समझ रहे। तो इतना यहाँ पे पीटीसी भले ही हम काट के डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने के लिए भेजते हैं, लेकिन पीटीसी का इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। पीटीसी कैसे लेना है मैं आपको बोला, पर हीट नंबर एक, अदरवाइज आपको हर एक ड्रम है। अभी दूसरी बात, हाँ मैं एक चीज बोलना भूल गया, अभी एक शेल है, सॉरी एक वेसल है, उसमें 6 प्लेट है, 6 प्लेट का 6 हीट नंबर अलग है, तो आपको 6 पीटीसी लेना पड़ेगा। लेकिन वही एक ड्रम है उसका 6 का सेम हीट नंबर है, तो आप एक ही पीटीसी से काम चला सकते हैं। लॉन्ग सिम की बात कर रहा हूं, लॉन्ग सिम, ठीक है, ओके। अभी ये बात हो गया हमारा लॉन्ग सिम का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 वेसल होता है, 2 वेसल में इसमें भी 6, दूसरे वेसल है उसमें भी 6 प्लेट, तो 12 प्लेट हो गया। लेकिन 12 का 12 प्लेट है उसका भी सेम हीट नंबर है, तब कोड क्या बोलता है, कोड ऐसा बोलता है कि आपको पर ड्रम कितना मैं बोल रहा हूं, पर वेसल आपको एक पीटीसी लेना है लॉन्ग सिम के लिए, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे 2 वेसल बन रहा है, 12 प्लेट है, 6 इसमें सबका हीट नंबर सेम है, तब आपको एक ड्रम का एक पीटीसी, दूसरे ड्रम का दूसरा, मतलब 2 पीटीसी। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूं ये सब चीज समझ में आया होगा। पीटीसी बहुत डेंजर चीज है, पीटीसी फेल हुआ तो हमारा लॉन्ग सिम भी पूरा कांड हो जाएगा, लॉन्ग सिम जो मारा वो पूरा गलत हो जाएगा। तो पीटीसी को पास करवाना जिम्मेदारी, बहुत ध्यान रखना है उसमें, जैसा हम वेल्डिंग मारते हैं वैसा ही हमको लॉन्ग सिम में वेल्डिंग मारते हैं वैसा ही पीटीसी में मारना चाहिए। ओके, अभी दूसरी बात, प्लेट आया, उसने हमने मार्किंग किया, मार्किंग में डायामीटर, लेंथ, विड्थ सब चेक किया, रोलर में डाला, रोलर करने के टाइम हम रोलिंग हो गया, रोलिंग के बाद फिटअप हो गया। तो देखो, रोलिंग करने से पहले आपको अगर थिकनेस ज्यादा है तो बीवेल बनाना पड़ेगा। बीवेल, क्योंकि देखो 80 mm थिकनेस है, 80 mm को आप प्लेट को राउंड घुमाने के लिए डाल रहे हैं, तब वो जैसे घूमेगा तो आगे जैसा उसका 2 फेस है वहां पे मीट होगा, वो तो वहां पे बहुत बड़ा गैप रहेगा। तो उसी की वजह से वो जो रोलर के इनसाइड है उसमें कंप्रेशन स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और जो आउटसाइड है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो उसी की वजह से क्या होगा, अंदर का जो है वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा सरफेस, और बाहर का सरफेस है वो थोड़ा आगे निकलेगा। तो उसी की वजह से हम लोग क्या करना है, एज पर कोड में उसका ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्या कैसे करना है, उसका कैलकुलेशन किया है कि कितने थिकनेस में कितना बीवेल बनाना है। तो आपको मिलिंग करना पड़ेगा, मिलिंग मतलब मिलिंग मशीन के ऊपर डालना पड़ेगा वो प्लेट को, और उसके हिसाब से वहां पे पहले वी बनाना पड़ेगा। वी बन गया मतलब प्रॉपर तरीके से मिलिंग हो गया, प्रॉपर तरीके से कटिंग हो गया, उसके बाद आप रोलर में डालेंगे तो फिर जब रोलिंग होके आएगा तो एकदम बराबर मैच होगा। मैच होने के टाइम पे आपको पिक इन पिक आउट देखना है कि भाई वो अंडे जैसा तो नहीं बन गया। अंडा मतलब आपने देखा होगा, अंडा आगे से थोड़ा ऊपर रहता है, तो वो तो वैसा तो नहीं हो गया। और अगर हार्ट हमारा दिल है, वो दिल वाला जैसा बीच में से घुस जाता है अंदर, जहां पे लॉन्ग सिम फिटअप करना है वो अंदर चला जाता है। हम दो हाथ को ऐसा दो हाथ को लगाएंगे और दिल हार्ट बनाएंगे, तो वो बीच में कैसे थोड़ा अंदर चला जाता है, वैसा भी होने का, तो उसको पिक इन बोलते हैं। और अगर अंडे जैसा बन गया ऊपर से तो उसको पिक आउट बोलते हैं। वो भी कितना एक्सेप्टेबल है वो आगे आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन यहां पे मैं कहने का मतलब ये है कि आपको रोलिंग करने के टाइम बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। रोलिंग में के भी क्या आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात, इंटरमीडिएट एसआर, अगर आपको एसआर करने का जरूरत है, कभी कभी आपने देखा होगा हॉट रोल भी होता है, कोल्ड रोल भी होता है। हॉट रोल करने के जब रोल करते हैं उस टाइम पे ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोला कंप्रेशन और टेंसाइल दोनों का ट्रेस प्रोड्यूस होना है, तो वो ट्रेस को रिमूव करने के लिए कभी कभी हम इंटरमीडिएट एसआर करते हैं, उसको पूरा का पूरा फर्नेस के अंदर डाल के कुछ एसआर करते हैं। ठीक है, तो वो एसआर अगर जरूरत है तो करना है, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं। डी/टी रेशियो अगर 20 से कम है तब आपको करने का जरूरत है। कार्बन स्टील में अगर डी/टी रेशियो 18 से कम है तब आपको जरूरत है अलॉय स्टील में। ठीक है, ओवालिटी, देखो ओवालिटी मतलब क्या, ओवालिटी मतलब ऐसा कि आपको ये जो प्रॉपर राउंड शेप में बनना चाहिए शेल। आपने रोलिंग किया तो रोलिंग करने के टाइम पे आपको प्रॉपर राउंड शेप होना चाहिए। थोड़ा भी राउंड शेप नहीं है, अंडे जैसा बन गया या फिर हार्ट जैसा हमने बोला पहले, पिक इन हो गया, पिक आउट हो गया, तो ओवालिटी आने का चांस है। ओवालिटी कितना एक्सेप्ट है, वो सभी कोड में अलग अलग डिफरेंट लिखा है। एएसएमई में अलग लिखा है, आईबीआर में अलग लिखा है, आरामको में अलग लिखा है, और एपीआई में अलग लिखा है। तो ओवालिटी जो है वो आपको यहाँ पे अगर लिखा है 1% ऑफ आईडी, आईटीपी में लिखा तो आपको आईटीपी वाला ही फॉलो करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 1000 डाया का एक वेसल है, तो 1000 डाया का वेसल उसका 1% आईडी, तो 10 mm 100 mm 10 mm हुआ, क्योंकि 1000 डिवाइड बाय 100 मतलब दो गया 10 mm हुआ, तो 10 mm तक आपका ओवालिटी एक्सेप्ट है। अदरवाइज 5 mm मैक्सिमम। दोनों में से देखो, यहां पे भले ही ऐसा लिखा है 1% ऑफ आईडी, नॉमिनल आईडी और 5 mm मैक्सिमम, दोनों में से कोई जो लेसर है उसी को लेना है। अब 1000 डाया का आपका वो है वेसल है, तो उसमें आप 1% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपका 10 mm होता है, तो 10 mm तक ओवालिटी आपका एक्सेप्ट है। लेकिन दूसरा भी यहाँ पे क्राइटेरिया 5 mm मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 5 mm से ज्यादा आप नहीं जा सकते, तो आपको पहले 5 mm लेना पड़ेगा। तो 1000 डाया में 5 mm तक ही वो ओवालिटी एक्सेप्ट होगा। ओवालिटी कैसे इंस्पेक्शन करते हैं उसका एक कभी से मैं करेगा एक अलग से, लेकिन ओवालिटी क्या है उसका जनरली 6 रीडिंग लिया जाता है, एक 0 से 90 और 0 से 180 और 90 से 270 और बीच में 45 का पार्ट करके एक चारों रीडिंग लिया जाए, 6 रीडिंग लिया जाए। 6 का 6 रीडिंग में सबसे मैक्सिमम है वो माइनस मिनिमम, सबसे मैक्सिमम जो आता है रीडिंग वो माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2, तो उसका हो गया वो ओवालिटी। ओवालिटी का मतलब यही है कि आप जो पूरा ओवल है, राउंड है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। ओके, दूसरी बात,
शेल लेंथ एंड आउटसाइड सरकमफरेंस, आपको आउटसाइड सरकमफरेंस भी चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि सरकमफरेंस बढ़ जाता है, सरकमफरेंस कम हो जाता है। बढ़ जाता है तो थोड़ा बहुत बढ़ने का है, 10-15 mm वहां पे कोड में लिखा है, ड्राइंग में लिखा है, उसके हिसाब से आपको करना है कि भाई प्लस और प्लस 10 mm तक चलेगा, माइनस तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, माइनस तो आपको चलाना ही नहीं है। आपका CF अगर आपको चाहिए 5200 तो आपको 5200 से थोड़ा ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपको कैसा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ड्राइंग में दिया है, ड्राइंग में जो देता है वही आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सरकमफरेंस का लेना है। शेल लेंथ है वो ड्राइंग में दिया रहेगा। अगर 6 आपका एक वेसल है वो 6 प्लेट का बन रहा है, 6 सक्सी मतलब 5 सक्सी में मतलब 6 प्लेट लग रहा है, तो एक प्लेट का 500 है, दूसरे 500, तीसरा 500, चौथा 500, पांचवा 500, छठा 500, ऐसा 500 500 500 करके 3 मीटर का, सॉरी 3000 ऐसा करके आपका लेंथ होगा। तो आपको उसके हिसाब से लेंथ चेक करना है हर शेल का, ड्राइंग में दिया है वही शेल का आपको चेक करना है। तो ड्राइंग आपको पढ़ना आना जरूरी है। अगर आप QC इंजीनियर बन गए तो ड्राइंग ही समझ में नहीं आएगा तो आपको ITP घंटा भी समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या है? देखो, जब आप रोलिंग करते हैं शेल को, रोलिंग करने के टाइम आपको पिक इन हो गया, पिक आउट हो गया, वो कैसे पता चलेगा? चलो भाई अंडे जैसा हो गया, आपको दिखने में तो बहुत बड़ा अच्छा सा राउंड ही दिखेगा, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल बना है, प्रॉपर तरीके से राउंड हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए आपको D/4 टेम्पलेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। D/4 टेम्पलेट का प्रोसीजर क्या है मैं आपको समझा देता हूं। एक जमीन है, एकदम समतल है, उसका वाटर लेवलिंग ओके है, वहां पे आप क्या करिए, एक रेडियस मारिए वहां पे, वो रेडियस जितना आपका वेसल का रेडियस है उतना रेडियस मारिए और उसका 4 पार्ट कर डालिए। पूरा रेडियस का 4 पार्ट मतलब हाफ हो गया 0 से 90। अगर एक 0, 90, 180, 270 और 360 ऐसा करके राउंड होता है तो 0 से 90 उतना जो एरिया हो गया, वैसा एक मेटल का कोई एक D/4 टेम्पलेट बना दीजिए। वो टेम्पलेट आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा क्लाइंट से। क्लाइंट जो है वो आपको अप्रूव करेगा कि हाँ ये टेम्पलेट चलेगा, तुम वो उसका स्टैम्प मारेगा, फिर आपको वो D/4 टेम्पलेट से आपको वेसल जब रोलिंग होता है उस टाइम पे आपको चेक करना है डाल के। तो वो टेम्पलेट आपने बनाया तो अंदर इनसाइड पे आप प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा D/4 टेम्पलेट। अगर नहीं बैठेगा तब क्या कांड होगा, उसके बीच में गैप रहेगा। आप D/4 टेम्पलेट जब चेक करते हैं, इनसाइड पे आप जाते हैं वेसल के अंदर या फिर आपका शेल या रोलिंग हो रहा है वहां पे आप जाते हैं, वो D/4 टेम्पलेट लगाते हैं। लगाना कैसा है, जैसे हम घुमाते हैं, जैसे हम पाइप के अंदर या फिर सॉरी वेसल के अंदर पूरा राउंड राउंड है, वैसा ही टेम्पलेट D/4 रहेगा, लेकिन उसका फर्क इतना है वो 4 पार्ट में रहेगा, चौथा पार्ट रहेगा उसका, ठीक है, 4 पार्ट नहीं, चौथा पार्ट रहेगा, वो रखना है। रखने के बाद वो दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। वो गैप कितना एक्सेप्ट है, 1% ऑफ नॉमिनल ID या 3 mm मैक्सिमम। वो आप रूट गैप है, रूट गैप जिसने देखा होगा, रूट चेक करने के लिए रूट गैप यूज करते हैं, उसी को हम डाल के चेक करेंगे। 3 mm तक रूट गैप जा रहा है, रूट गैप 4 mm तक जा रहा है। रूट गैप कहां पे, रूट गैप रूट चेक करने के लिए होता है, लेकिन यहां पे आप यहां पे भी ऑफसेट चेक करने के लिए भी, सॉरी प्रोफाइल चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, D/4 टेम्पलेट का अलग अलग क्राइटेरिया है, आपको ड्राइंग के हिसाब से जाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई 5 mm एक्सेप्ट करता है, कोई 2 mm एक्सेप्ट करता है, कोई 3 mm एक्सेप्ट करता है, वो आपको ड्राइंग के हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर प्रोफाइल आपने प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया तो आपका वेसल अंडे जैसा बनेगा। तो आपको ये याद रखना है, D/4 टेम्पलेट चेक करना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आगे बढ़ते हैं। वेल्ड प्रिपरेशन, वेल्ड प्रिपरेशन है वो आपका जो लॉन्ग सिम बना रहे हैं उसमें ग्रूव बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ग्रूव नहीं बनाएंगे तो वेल्डिंग कैसे मारेंगे? जब रोलिंग हुआ, रोलिंग होकर 2 पार्ट उसका इकट्ठा हुआ, 2 पार्ट जहां पे मिला वहां पे प्रॉपर तरीके से वी ग्रूव बनाना पड़ेगा। वो ग्रूव कैसे बनाना पड़ेगा, ड्राइंग में दिया है, ड्राइंग में वी ग्रूव है 35 मतलब 70 डिग्री का वो है। वो अगर जे ग्रूव बनाना था तो वो मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 जो SysSwift 3.1 का चैप्टर नंबर 2 है उसमें पूरा डेप्थ में डिस्कस किया कि कितने थिकनेस में कौन सा ग्रूव बनाना चाहिए, कितने थिकनेस में यू ग्रूव बनाना चाहिए, कितने थिकनेस में अगर 80 mm थिकनेस से ज्यादा जाता है तो आपको जे ग्रूव बनाना चाहिए, डबल जे, सिंगल जे, डबल यू, सिंगल वी। अगर 20 mm से ज्यादा जाता है तो आपको डबल वी बनाना चाहिए। वो सब चीज में ऑलरेडी SysSwift 3.1 का लेसन नंबर 2 उसमें पूरा डिस्कस किया है कि कैसा करना है। लेकिन आपको यहाँ पे वेल्ड प्रिपरेशन चेक करना पड़ेगा। ओके, वेल्ड प्रिपरेशन यहाँ पे भले ही टेम्पलेट लिखा है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, वहां पे टेम्पलेट जनरली कम होता है,
वहां पे तो जनरली जो एंगल प्रोटेक्टर है उसी से, या फिर आपका जो एंगल चेक करने के लिए है, ग्रूव एंगल चेक करने के लिए वही यूज होता है डायरेक्ट। ठीक है, टेम्पलेट आपको बनाना है तो बना सकते हैं आप, जमीन पे ऊपर एक पतरा लीजिए, उसके ऊपर काट दीजिए, या प्लेट लीजिए उसमें काट दीजिए, या स्टेनलेस स्टील का टेम्पलेट है डिग्री वाला तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। जनरली में देखा है हमारी कंट्री में तो कोई लोग मोस्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो कचरा में पड़ा हुआ है उसी को लाओ, कचरे का मटेरियल लाओ, उसको उसमें से मार्किंग करो और काट दो, वही टेम्पलेट यूज करेंगे। ये सब चीज गलत है। आपको स्टेनलेस स्टील का जो है स्टैंडर्ड जो बाहर से खरीद के NABL लैब से खरीदते हैं वही लैब वाला टेम्पलेट यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं तो हम उसमें क्या बोलेंगे यार, हमको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट और मिसअलाइनमेंट। देखो अगर ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस में डिफरेंट डिफरेंट लॉन्ग सिम कैटेगरी, सब सिम कैटेगरी वो है। उसमें क्या है, एक वेसल है उसमें A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी, वैसे अलग अलग कैटेगरी जॉइंट का दिया गया है। जो दो प्लेट से लॉन्ग सिम फिटअप होता है उसको A कैटेगरी बोलते हैं, और दो शेल टू शेल, क्योंकि लॉन्ग सिम बन गया उसके बाद में दो शेल दो बन गया है दोनों लॉन्ग सिम लगा के, तो फिर उस दोनों को चिपकाना तो पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं सक सिम। तो वो सक सिम का भी B कैटेगरी है, और उसमें भी शेल टू डिसेंड जो है उसका A कैटेगरी। सर किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए। सर किसी का आवाज आ रहा है, बंद कर दीजिए प्लीज। ओके, अभी हम बात आगे बढ़ेंगे ऑफसेट और मिसमैच। सेक्शन 8 डिवीजन 1 में दिया है T/2, T/4, T/18, T/16 ऐसा करके दिया है। अगर IBR की बात करें तो उसमें T/16 कभी T/8 वो थिकनेस के हिसाब से रहता है कितना एक्सेप्ट करना है। अगर आपका 100 mm थिकनेस है और T/16 बोला है तो 100/16 ऐसा करके आपको फिर देखना है कि कितना ऑफसेट चलेगा। आपका 18 mm थिकनेस है या 16 mm थिकनेस है और उसमें T/2 दिया है तो 16/2 ऐसा करना है, ये आपको 18/2 ऐसा करना है। जो भी है वो आपको एज पर कोड पे जाना है, ठीक है, मेजरमेंट में। और अदरवाइज नहीं, किधर भी नहीं दिया है तो यहाँ पे ITP में तो दिया है 10% ऑफ नॉमिनल थिकनेस या 3 mm मैक्सिमम तक आपको ऑफसेट चलाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ASME है B31.3 है, वहां पे तो 1.5 mm क्लियर दिया ही दिया है, लेकिन ASME में भी हमारा सेक्शन 8 है, डिवीजन 1 है, सेक्शन 1 है, उसमें क्यों अलग अलग दिए भाई? वो थिकनेस के हिसाब से दिया है, वेसल का जितना थिकनेस है उसके हिसाब से। अगर थिकनेस ज्यादा है तो ऑफसेट आपको ज्यादा एक्सेप्टेबल में रहेगा, अगर थिकनेस कम है तो कम थिकनेस में ऑफसेट रहेगा, तो वो आपको देखना है। यहाँ पे अगर 3 mm ITP में बोला है तो आपको 3 mm तक ही ऑफसेट लेना है, उसके आगे आप नहीं जा सकते। फ्लो डिटेक्शन, विल्ड एज, आपको PT करना है या MT करना है? देखो कभी कभी क्या होता है, आप लॉन्ग सिम बनाने के टाइम पे वहां पे क्या होता है, ग्रू के अंदर PT MT जो भी चाहिए वो करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ लेमिनेशन, प्लेट के अंदर सबसे ज्यादा लेमिनेशन का चांस है। प्लेट का रोलिंग करते हैं तो जो पोरोसिटी है वो भी लेमिनेशन में कन्वर्ट होने का चांस है, ठीक है। इसी की वजह से आपको वापस अगर करना है PT MT तो वो भी करना चाहिए। क्रैक भी नहीं आया, लीनियर डिसकंटिन्यूटी नहीं है, रोलिंग करने के टाइम फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। रोलिंग करने के बाद आपको पूरा शेल को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करना चाहिए कि प्रॉपर फिटिंग नहीं हो गया है, किधर भी कुछ कांड नहीं हो गया है, कुछ क्रैक नहीं जनरेट हो गया है। मैं देखा है, एक टेमा कंपनी का ही बात करता हूँ, टेमा कंपनी में मैं काम किया, एक वेसल बनाया, एक वेसल में लॉन्ग सिंक के जस्ट 10 mm के बगल में एक क्रैक जनरेट हो गया रोलिंग के टाइम। क्यों? क्योंकि जब रोलिंग के टाइम रोलर ऊपर बैठता है तो रोलर जो ऑपरेटर है वो कभी कभी ज्यादा फोर्स लगा देता है, वहां से क्या है, ओवालिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है, तो वो क्या सोचता है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दबा देता हूं तो थोड़ा कवर हो जाएगा, तो दबाने के चक्कर में वहां पे क्रैक भी आने का चांस है। और मैं देखा है वो क्रैक निकालते निकालते हमको पूरा शेल काटना पड़ा, फिर वापस वो डिफेक्टेड पॉइंट निकाल के फिर हमको वापस फिटअप करना पड़ा। तो टेमा कंपनी में ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है। रोलर जो है, रोलिंग ऑपरेटर है, वो भी बहुत सारा मिस्टेक होता है उससे भी, तो वो भी हमको पकड़ना है। वेल्डिंग इंस्पेक्टर का, सॉरी ये क्वालिटी इंस्पेक्टर का, पाइपिंग इंस्पेक्टर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद टेक वेल्ड साउंडनेस, यहां पे लिखा है PT। कोई लोग PT, मोस्टली में देखा है कुछ लोग PT तो करते ही नहीं है, खाली कलर लगाते हैं, डेवलपर लगाते हैं, चले जाते हैं, हो गया साहब हो गया। तो ये सब चीज नहीं चलेगा। टैक वेल्ड में आपको टैक वेल्ड से बहुत सारा पता चलता है। टैक वेल्ड अगर टाइट है
तो और कोई उसमें कुछ क्रैक आया है तो मे बी जॉइंट में भी क्रैक आने का चांसेस है, तो उसमें ट्रेसेस ज्यादा है। देखो आप एक प्लेट को सीधा था उसको रोल करके बैंड किया तो उसके ऊपर ट्रेस तो जनरेट होगा ना, बहुत सारा ट्रेस जनरेट होगा, तो वो ट्रेस भी बहुत सारी जगह पे ट्रांसफर होता है, तो मे बी जॉइंट में तो आएगा ही, मे बी आने का चांस है, लेकिन बेस मेटल में भी क्रैक आने का चांस है। इसके लिए आपको टैक वेल्ड जो मारते हैं प्रॉपर तरीके से टैक वेल्ड मारना चाहिए। टैक वेल्ड कैसे मारना चाहिए, 106 मतलब 4 इंच से कम डाया है तो अगर पाइप का 4 इंच का कम डाया हो तो 3 टैक मारने चाहिए, 4 इंच से अबव डाया तो 3 से ज्यादा टैक मारना है। टैक का साइज कितना होना चाहिए, 12.5 टू 25.4 mm, उतना टैक का साइज होना चाहिए। ठीक है, तो आपको टैक वेल्ड का पीटी करना बहुत जरूरी है। अगर पीटी नहीं करेंगे तो ये देखो एआई जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पकड़ता है, आपका एएसएमई इंस्पेक्टर है वो पीटी को ज्यादा देखता है कि भाई पीटी का उसने सॉरी ये टैक वेल्ड का पीटी किया है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, नहीं करते हैं वहां पे, और करते भी है तो ब्लफ करते हैं, क्या करते हैं पेंट लगा के निकल जाते हैं, तो वो गलत बात है। आपको प्रॉपर तरीके से टैक वेल्ड का पीटी करना पड़ेगा। शेल आइडेंटिफिकेशन ऑन और आइए स्टैंप ट्रांसफर इंस्पेक्शन ऑथोरिटी का उसमें स्टैंप होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, शेल यहां पर राउंड हो गया है तो आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि शेल जो है उसके अंदर पे आप स्टैंप ना डाल दे, क्योंकि अंदर पे स्टैंप डालेंगे तो एमआईसी आने का चांस है। एमआईसी मतलब माइक्रो इंड्यूस्ड क्रैक आने का चांस है। तो ऑलरेडी मैं माइक्रो इंड्यूस्ड क्रैक का B31.3 में समझाया, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा आगे आएगा तो मैं समझाएगा। देखो एमआईसी आने का चांस इसके लिए है, वहां पे पानी रहेगा, थोड़ा पानी रहेगा तो फिर वहां रस्टिंग होगा, रस्टिंग होगा तो धीरे धीरे माइक्रोबायोलॉजिकल वहां पे क्रैक जनरेट होगा और वहां से प्रेशर वेसल फटने का चांस है। तो टाइम ऑल टाइम आपको बाहर ही ट्रांसफर करना, बाहर ही मारना है, अंदर तो कभी भी मारना ही नहीं है। आपने कभी भी देखा है कि प्रेशर वेसल का अंदर में स्टैंप है, अंदर में चेक भी कैसे करेंगे। चलो रनिंग कंडीशन में ठीक है भाई, फैब्रिकेशन हो रहा है उस टाइम पे तो हम चेक करने के लिए अंदर घुस के कर लेंगे, लेकिन जब वेसल बन जाएगा दोनों साइड से डिसेंट पिटअप हो जाएगा तब कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसी की वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये सब चीज कॉमन गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाहर पे स्टैंप ट्रांसफर करना चाहिए, अंदर पे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग फ्रेशर है उसको तो पता नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला है उसको ये सब पता है, तो ज्यादा उसमें हम पढ़ते नहीं है स्टैंप ट्रांसफर में। ठीक है, और ड्राइंग के हिसाब से आपको स्टैंप ट्रांसफर करना है। लॉन्ग सिम वेल्डिंग, ठीक है, अभी लॉन्ग सिम में हमने बहुत सारा चेक किया। लॉन्ग सिम में क्या क्या चेक किया कि भाई हाँ हमने D/4 टेम्पलेट चेक किया, उसका ओवालिटी चेक किया, उसके में प्रोफाइल चेक किया, फिर उसमें ऑफसेट होगा कितना हुआ वो सब चेक किया, उसके बाद में वेल्डिंग आएगा। वेल्डिंग मारने के टाइम पीटीसी आगे लगा देना है, और वो पीटीसी जैसा ही वेल्डिंग हम लॉन्ग सिम में मारते हैं वैसा ही आपको लॉन्ग सिम आपको पीटीसी में मारना पड़ेगा। सबसे पहले बैक ग्राउजिंग आफ्टर द फर्स्ट साइड वेल्ड, एक साइड वेल्डिंग मार दिया, 80 mm का थिकनेस का वेसल है तो आप एक साइड से पहले बाहर की साइड, जनरली क्या करते हैं लोग बाहर से पहले वेल्डिंग मारते हैं, ठीक है, बाहर की साइड से, तो आपको बाहर की साइड से पहले वेल्डिंग मार देना है। उसके बाद में अंदर पे गोराटो जो मशीन है, गोराटो मशीन क्या है, गोराटो मशीन मतलब थोड़ा ड्रिलिंग करने वाला बैक चिप वाला एक मशीन है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आपको ग्राइंडिंग व्हील से आपको बैक चिप करना है, पूरा बैक चिप करने के बाद फिर अंदर पे वेल्डिंग स्टार्ट करना है। ओके, बैक गाउजिंग फर्स्ट साइड वेल्डिंग, ओके, एक साइड वेल्डिंग मारने के बाद दूसरी साइड भी आपको बैक चिप करना है। इंस्पेक्शन आफ्टर बोथ साइड, आप उसके बाद ये वेल्डिंग हो गया, उसके बाद आपको इंस्पेक्शन जैसे पहले ही लॉन्ग सिम फिटअप किया था वैसे ही आपको इंस्पेक्शन यहाँ पे करना है। क्या, D/4 टेम्पलेट मारना है, क्योंकि वेल्डिंग जब मारते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पे मे बी अंडे जैसा पिक इन या पिक आउट होने का चांस है, और आगे का फ्लेयर भी होने का चांस है, जो वेसल है वो आगे से फ्लेयर हो जाए, आगे से थोड़ा ज्यादा खुल जाएगा, ऐसा भी चांस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाइन दोरी लगा के और अदरवाइज कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके मैग्नेटिक फ्लो यूज, मैग्नेट जो आता है मैग्नेटिक से लाइन दोरी लगा के आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए, पिक इन हुआ है कि पिक आउट हुआ, D/4 टेम्पलेट से आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए। ओके, दूसरी बात, ये D/4 टेम्पलेट से ये तो चेक कर लिया, फिर ओवालिटी भी आपको चेक करना है। ओवालिटी भी अगर आप चेक नहीं करते तब भी कांड हो सकता है। वेल्डिंग आफ्टर वेल्डिंग जनरली ज्यादा ओवालिटी बनने का चांस है, तो कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा री रोलिंग करते हैं कोई लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर स्ट्रेस उसमें एसआर नहीं है आफ्टर रोलिंग तो आप वापस उसको ओवालिटी रिमूव करने के लिए आफ्टर वेल्डिंग मारने के बाद ओवालिटी आ गया है तो फिर आप वापस उसको रोलिंग करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। रेनफोर्समेंट कितना दिया है, मैं B31.3 में समझाया था पाइपिंग में, और सेक्शन 8 में भी समझाएगा। B31.3 में क्या था कि अप टू 6 mm तक 1.5 mm रेनफोर्समेंट, 6 से 13 mm से है तो 3 mm रेनफोर्समेंट, 13 से 25 है तो 4 mm रेनफोर्समेंट, और 25 से अबव है तो 5 mm रेनफोर्समेंट ही या एक्सेप्ट है या रूट एक्सेप्ट है, ठीक है। रूट में जो आता है वो रूट प्रोट्रूशन बोलते हैं उसको,
उसको रूट प्रोट्रूशन इतना ही एक्सेप्ट है, और आपका फाइनल वेल्ड है तो उतना उसमें अभी बोला उतना एक्सेप्ट है। लेकिन वेसल की बात करें तो एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में एक टेबल पूरा का पूरा लंबा छोड़ा दिया है। वो टेबल में दिया है कि T/2, T/8, T/16 ऐसा कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, वो वहां पे क्लियर कट दिया है। ओके, तो अभी रेनफोर्समेंट का हो गया। रेनफोर्समेंट आपको एज पर कोड के हिसाब से आपको चेक करना है। इंस्पेक्शन आफ्टर री रोलिंग ऑफ शेल, कभी कभी क्या होता है ओवलिटी ज्यादा हो जाता है तो तभी भी आपको इंस्पेक्शन वापस करना जरूरी है। प्रोफाइल D/4 टेम्पलेट की बात किया, ओवलिटी की बात किया, वो भी आपको चेक करना है। अगर दूसरी बात, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वेल्डर जो है उसका आईडी लगाना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, वेल्डर जो मारता है उसका आईडी नहीं मार के दूसरे का किसी का आईडी मार देता है। चलो मैं एक ये एएसएमई जॉब की बात करता हूं। चलो तो ये एएसएमई जॉब है तो क्या करता है पता है, आईबीआर वेल्डर से वेल्डिंग मरवाता है और डालता है एएसएमई वेल्डर का नाम, तो वो एकदम गलत बात है। मैं देखा है बहुत सारी कंपनी में ऐसा देखा है कि ऐसा होता है, तो ये सब चीज बंद करना चाहिए। हमको ऐसा ब्लफ नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ये जिंदगी का सवाल है, ठीक है, किसी का लाइफ का सवाल है। कोई कभी भी ये जॉब फटेगा तो उसमें वेरिफिकेशन करेगा तो आपके ऊपर बम फटेगा। तो आपको याद रखना है ये सब चीज नहीं करना है। ओके, आईबीआर का वेल्डर एएसएमई में नहीं चलता है, एएसएमई का वेल्डर आईबीआर में नहीं चलता है, ठीक है। एएसएमई का वेल्डर एपीआई में नहीं चलता है, एपीआई का वेल्डर एएसएमई में या आईबीआर में नहीं चलता। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। आईबीआर का क्वालिफाई वेल्डर है वो आईबीआर में ही चलता है, उसको आईबीआर में ही मारने देना चाहिए, एएसएमई में वो जॉब में लेना नहीं चाहिए। एएसएमई वेल्डर है वो आईबीआर में नहीं चलता है। हाँ, एक बार एक अलग है कि उसका क्वालिफिकेशन करवाओ। अगर आपको आईबीआर में भी मरवाना है वेल्डिंग तो उसमें भी आप क्वालिफिकेशन करवाओ। अगर एएसएमई का क्वालिफिकेशन है सेक्शन 8 डिवीजन सेक्शन 9 का आर्टिकल 3 का, तो आपको उसी के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप आईबीआर में वेल्डिंग नहीं मरवा सकते। मैं देखा कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास आईबीआर वेल्डर नहीं है, आईबीआर वेल्डर का कोस्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। तो एएसएमई वेल्डर ठीक है, तू मार दे, तुम वेल्डिंग मारने के बाद कोई नहीं देखेगा, मैं ध्यान रखेगा, फिर मैं आईबीआर वेल्डर जो है हमारे पास 2-3 उसका नाम डाल देगा। तो वो सब चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ब्लफिंग बात है। आगे बढ़ते हैं। वेल्डर एंड वेल्डर आईडी, उसका स्टैंपिंग करना पड़ेगा आपको। जहां पे आपने हीट नंबर डाला है, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी का जहां पे नंबरिंग किया है, वहां पे आपको क्लियर कट उसका नंबर पंचिंग करना पड़ेगा। वेल्ड साउंडनेस आपको आरटी एमटी 100% करना। देखिए आरटी एंड और एमटी है, ठीक है, एंड एमटी नहीं है, और एमटी, ठीक है। तो आपको 100% वो करना ही है। उसका प्रोसीजर आरटी आपका कंपनी का है वो, और एमटी का प्रोसीजर कैसे बनाएंगे हम, एएसएमई सेक्शन 5 से, ठीक है, सेक्शन 5 से आर्टिकल 2 से आरटी का बनाएंगे, आर्टिकल 6-7 से और एमटी पीटी का वो सब चीज का बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूटी, अगर कभी कभी क्या होता है 100 mm थिकनेस से ज्यादा है तो उसमें सीएस में अगर 100 mm थिकनेस से ज्यादा है तो पूरा प्लेट रोलिंग हो गया तो पूरा वापस उसका यूटी करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग सिम अगर मारा है तो लॉन्ग सिम का भी आपको यूटी करना पड़ेगा। अगर 50 mm थिकनेस अलॉय स्टील में है से ज्यादा है तो आपको उसमें भी आपको यूटी या फिर एक्स्ट्रा जो भी रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे आईटीपी में दिया है, आप बोलेंगे भाई ऐसा तो कहाँ लिखा है। भाई आईटीपी कौन बनाता है, हमारे मैनेजर लोग बनाते हैं। मैनेजर के साथ कौन बैठा है, टीपीआई बैठा है, तो टीपीआई जो बोलता है वहां पे यही दिया है। फिर आप यहाँ पे कोड में ढूंढने जाएंगे, ऐसा कहाँ लिखा है साला 100 mm से ऊपर यूटी करना चाहिए और 50 mm अलॉय स्टील का जो प्लेट है उसमें ऊपर यूटी करना चाहिए, ऐसा कोड में नहीं लिखा है। अगर लिखा भी है तब भी उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्लाइंट अगर बोला है, क्लाइंट ने आईटीपी में बनाया, क्लाइंट ने अप्रूव किया, तो आपको यूटी करना है तो करना है, उसमें कोई आर्ग्यू नहीं है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आता है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ पीटीसी। ओके, पोस्ट वेल्ड देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, टेम्परिंग, ओस टेम्परिंग, मड टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग, और हमारा लास्ट बचा हो एनिलिन, ठीक है। इतना 7 टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और उसमें आपको आपके जॉब में क्या चाहिए वो उसके हिसाब से करना चाहिए। कॉमन बात करता हूं मैं, अगर डिसेंट है तो जनरली नॉर्मलाइजिंग करते हैं 900 डिग्री टेम्परेचर पे ऊपर, और उसके बाद उसको फॉल कर देते हैं टेम्परेचर एयर पे या एयर में फॉल कर देते हैं, ठीक है। 900 से ऊपर चढ़ते हैं, और 316 है वो रिस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर है। 316 तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं है हीटिंग करने में, लेकिन 316 के बाद ऊपर जाते हैं तो 315 डिवाइड बाय उसका पर इंच जो रिक्वायरमेंट है सेल्सियस पर आवर्स, उसके हिसाब से कोड के हिसाब से जाना चाहिए। वो सब चीज कहाँ लिखा है, अगर आप यूजी आप सेक्शन 8 की बात है, यूसीएस 50 यूसीएस 53 वो सब चीज में लिखा है तो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन
आपको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट तो करना जरूरी है, यहां पे लिखा है होल्ड पॉइंट तो आपको करना है, ठीक है। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का साइकिल आपको कौन देगा, रिव्यू करेगा, वो आपका आईबीआर देगा या फिर क्लाइंट, सॉरी आपका क्लाइंट है वो देगा कि भाई डिसेंट है मुझे नॉर्मलाइजिंग करना है, या फिर शेल है तो उसमें मुझे स्ट्रेस रिलीविंग करना है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करना है, तो वो सब चीज आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए, वो जो कोड कंटेंट है उसके हिसाब से। ये सब चीज पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में समझाने बैठेगा तो 3-4 घंटा और हो जाएगा, लेकिन मैं पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में इतना बोलता हूं, जिसको पता नहीं है, जिसको डेप्थ में जाना है, वो ASME B31.3 का पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में ऑलरेडी एकदम डेप्थ में 2 घंटे तक समझाया है, तो वो उसमें आप जाएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। ओके, हीट ट्रीटमेंट साइकिल आपके हिसाब से, फिर वो रिव्यू करेगा। रिव्यू कौन करना है, रिव्यू यहाँ पे आईबीआर के हिसाब से, अगर ASME है तो ASME के हिसाब से, होल्ड पॉइंट है आपके कंपनी के इंजीनियर को तो करना ही है, बाकी थर्ड पार्टी जो है आईबीआर है ASME उसको भी करना है, और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी क्लाइंट कोई भी है, यहाँ पे H लिखा है तो उसको भी करना है। होल्ड पॉइंट मतलब होल्ड पॉइंट, ठीक है। अभी होल्ड पॉइंट की बात करता हूं। होल्ड पॉइंट क्या है, होल्ड पॉइंट मतलब ऐसा है कि आपको इंफॉर्मेशन दे देना है आपके क्लाइंट, आपका इंस्पेक्शन अथॉरिटी है वो, या फिर आपके क्लाइंट को, कि आपका मेरे आईटीपी में होल्ड पॉइंट है, तो प्लीज आप मंडे आइए, संडे आइए, सैटरडे आइए, जो भी है आपका जब प्रोडक्ट बनता है उस टाइम पे आपको कॉल डालना है, उससे पहले 2 दिन या 3 दिन, वो आपके रिक्वायरमेंट पीओ में लिखा है। कभी कभी कुछ क्लाइंट ऐसा लिखते हैं कि हमको 1 वीक पहले इन्फॉर्म करना है, कुछ क्लाइंट ऐसे लिखते हैं कि हमको 1 मंथ पहले इन्फॉर्म करना है, कुछ क्लाइंट ऐसे बोलते हैं हमको 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना है, कुछ बोलते हैं हमको 1 दिन पहले इन्फॉर्म करना है। तो आपको कॉल डालना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। और मेल कैसे करेंगे कि सर as per our ITP we have to given your call in such setup, please coming tomorrow, otherwise जो भी डेट है वो डेट डाल देना है, और वो आएगा। वो आने के बाद वो होल्ड पॉइंट है तो वो चेक करेगा। 1 मिनट, हम किसकी बात कर रहे थे अभी, हीट ट्रीटमेंट कंप्लायंस, ठीक है, हाँ, वो होल्ड पॉइंट जो है उसकी में हम बात कर रहे हैं। तो होल्ड पॉइंट है उसका मतलब ये हुआ, वो आएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वो चेक करेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। वो उसके बिना, चलो उसको कुछ हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने तो कॉल डाल दिया, ठीक है, अभी AI को या ASME को कॉल डाल दिया कि भाई आपको मंडे आना था, लेकिन मंडे उसके घर पे कुछ कांड हो गया, कुछ एक्सपायर हो गया, या फिर जो उसका फैमिली में कुछ इश्यू हो गया, या पर्सनल रीजन की वजह से वो नहीं आ पाया, तब भी आप आपके जॉब में वो स्टेप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक वो होल्ड है उसका मतलब ये हुआ कि आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। वो जब तक चेक नहीं करता है, वो जब तक साइन नहीं करता है, तब तक आपके आगे नहीं बढ़ना है। उसी की वजह से क्या होता है, लोग घर पे बैठे बैठे ही बोल देते हैं हाँ तू आगे बढ़ मैं देख लेता हूँ, वो सब चीज गलत है। होल्ड पॉइंट मतलब आपको जाना ही है, आपको इंस्पेक्शन करना ही है। विटनेस का मतलब क्या है, विटनेस का मतलब ये हुआ कि आपको इंफॉर्मेशन दे देना है मेल में कि सर मेरा ये लॉन्ग सिम सक्सिम फिटअप है, उसका विटनेस है, परसों आप आ जाइए कंपनी में। तो वो आएगा या नहीं आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको कॉल डालना है, ठीक है। वो आएगा तो ठीक है, वो चेक करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं आएगा तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटनेस आपने तो कॉल डाल दिया ना, आप रेफरेंस रख सकते हैं कि भाई मैंने कॉल डाल दिया था, आप नहीं आए, लेकिन आपका विटनेस पॉइंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए हम आगे बढ़ गए। लेकिन होल्ड पॉइंट में तो ऐसा है ही नहीं, होल्ड पॉइंट में तो आपको वहां पे ही रुका नहीं रहना है। ओके, रिव्यू क्या है, किसी का आवाज आ रहा है, बंद कर दीजिएगा प्लीज। रिव्यू क्या है, रिव्यू ये है कि भाई आपका कंपनी है, आपने कुछ चीज बना दिया, लॉन्ग सिम फिटअप करके वेल्डिंग मार दिया, उसमें वो क्लाइंट का था रिव्यू, तो वो कभी भी आएगा जब भी उसका मन है तब, या फिर आप कॉल डालेंगे अलग से तब, या फिर दूसरे स्टेज का इंस्पेक्शन करने के लिए आप कॉल डालते हैं तब वो आएगा। उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट आपको साइन करवा देना है कि भाई सर मेरा ये लॉन्ग सिम फिटअप परसों हुआ था, आप साइन कर दीजिए, उसमें आपका रिव्यू पॉइंट है। तो वो रिव्यू खाली जस्ट साइन कर देगा, वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिव्यू। सर्वेलेंस क्या है, सर्वेलेंस ऐसा चीज है, कभी कभी लोग सर्वेलेंस डालते हैं, बोले यहाँ पे होल्ड लिखा है, मैं सर्वेलेंस ऑलरेडी में वो ये सब चीज में डेप्थ में हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीपीआई एंड आईटीपी में समझाया है। सर्वेलेंस क्या है, सर्वेलेंस मतलब ऐसा कि आपको कुछ कॉल डालना नहीं डालना वो कोई मैटर नहीं है, कभी भी क्लाइंट आपके कंपनी के अंदर आ सकता है और कभी भी उसका जॉब का विटनेस कर सकता है, होल्ड कर सकता है, या फिर आगे बढ़ के उसका वेरिफिकेशन कर सकता है, प्रोसेस में इंस्पेक्शन कर सकता है, कभी भी कुछ भी वो चेक कर सकता है, उसका नाम है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस मतलब आपको कोई भी अल्टीमेशन नहीं देना है, कोई भी मेल नहीं करना है, वो उसके मतलब के हिसाब से आएगा, कभी भी चेक करेगा, वो उसके माइंड के ऊपर है, उसके कंपनी के ऊपर है, उसके कंपनी में काम नहीं है तो वो उस दिन आएगा और कुछ भी चेक करेगा, तो आपको वो सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर वो ऑन द स्पॉट आ गया, कभी कभी देखा है मैं ये सेमी के ये बहुत सारे एआई के साथ काम किया, उसमें मैं देखा कि कभी कभी रात को 10 बजे 11 बजे एआई आता है,
और वो आके फिर ऑन जॉब पे चेक करता है और हम लोगों को पकड़ता है और पकड़ के बराबर एनसी के बाद धोता है। तो ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए। नाइट में ज्यादातर कांड होते हैं, गलत काम ज्यादातर, हीटिंग का काम जो है वो नाइट में ज्यादातर होते हैं और उसमें प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो आपको ये सब चीज देखना चाहिए। ओके, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, पीटीसी। पीटीसी देखो, आप लॉन्ग सिम का वेल्डिंग मारने के बाद आप फिर पीटीसी चेक करते हैं। पीटीसी में भी पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करना, जैसा ही आप लॉन्ग सिम में जैसा भी फॉलो करते हैं वैसा ही आपको पीटीसी में भी फॉलो करना है, ठीक है। और उसका फिर प्रॉपर्टी, पीटीसी हो जाता है, पीटीसी क्लियर हो जाता है, उसमें पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर आप उसको काट के फिर आप मटेरियल लैब में डाल सकते हैं कि उसका जो भी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, वो लॉन्ग सिम का जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है वो कर सकते हैं। ओके, अभी लॉन्ग सिम ऐसे आपने बहुत सारे बना दिए। बहुत सारे बनाने के बाद फिर बारी आती है सक सिम का। तो सक सिम में आपको क्या करना है? सक सिम है, सक सिम मतलब लॉन्ग सिम आपने बना दिया अभी तक, रिसीविंग हुआ, इंस्पेक्शन आया, बीवेल मिलिंग किया, बीवेल बनाया, बीवेल के अंदर ट्रांसफर किया, फिर वो वेल्डर का वेल्डिंग मारा, वेल्डिंग मारने के बाद उसका वेल्डर का स्टैंप लगाया, स्टैंप लगाने के बाद फिर वो शेल एक प्रिपेयर हो गया। ऐसा बहुत सारा शेल, 6 शेल का वेसल था, तो आपने ऐसे 6 शेल बना दिए, फिर एक एक शेल को एक दूसरे के साथ फिटअप करना है, उसको बोलते हैं सक सिम। तो सक सिम फिटअप करने के टाइम आपको ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा लॉन्ग सिम का। कभी कभी क्या होता है, जो लोग जानते नहीं है, मैं देखा है बहुत सारी कंपनियां में वो लॉन्ग सिम में तुड़वाया है। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन दिया है 15 डिग्री का या 20 डिग्री का ऑन ड्राइंग में, और आप लगा देते हैं 12 डिग्री 18 डिग्री में, तो गलत बात है। जैसा ड्राइंग में दिया है ओरिएंटेशन वैसा ही लगना चाहिए, अलाइनमेंट उसका ऐसा ही होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओरिएंटेशन यहाँ पे 15 डिग्री सीएफ का दिया है, तो आपको वो दो शेल जो फिटअप कर रहे हैं लॉन्ग सिम, दोनों का 15 डिग्री में ही करना चाहिए। यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है। डिजाइन इंजीनियर क्या करता है, लॉन्ग सिम को कभी भी एक लाइन में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि एक लाइन में रखने से ये है, रनिंग कंडीशन प्रेशर वेसल में चारों साइड से, पांचों साइड से ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और वो एक ही ट्रेस ज्यादातर लॉन्ग सिम एक लाइन में है तो वहां पे इफेक्ट करेगा और वहां से वो प्रेशर वेसल को फाड़ देगा। तो उसी की वजह से जनरली ब्लास्ट होते हैं, वो यही गलती की वजह से होते हैं, सक सिम का ओरिएंटेशन की वजह से। तो सक सिम का ओरिएंटेशन है वो आपको ड्राइंग में दिखाया है उसी के हिसाब से रखना चाहिए। टोटल लेंथ, 2 शेल फिटअप कर दिया। कभी कभी क्या होता है, एक शेल छोटा होता है, एक शेल थोड़ा माइनस हो जाता है, उसी की वजह से एक शेल को थोड़ा ज्यादा छोटा रखते हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको ड्राइंग में दिया है उतना ही शेल, आप प्लस रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माइनस तो नहीं रखना है। आपको 500 बोला है तो आप 495 नहीं रख सकते, 500 है तो 500 ही रख सकते, 502 रखना है तो कोई प्रॉब्लम, 505 रखना है तो कोई प्रॉब्लम, वो भी आपका टॉलरेंस लिमिट है उसके अंदर, ठीक है। लेंथ भी आपको चेक करना है, 2 शेल या 3 शेल या 6 शेल फिटअप करने के टाइम पे। अलाइनमेंट ऑफ शेल कोर्स, आपको अलाइनमेंट चेक करना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई आप 6 शेल को बराबर तरीके से फिटअप करते हैं तो आगे से थोड़ा दोनों मुंह निकला हुआ रहता है, मतलब एक लाइन में फिटअप नहीं हुआ है, एक लाइन में नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। सर अभी आवाज बराबर आ रही है ना अहमद सर? कि मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ कि आवाज धीरे आ रहा है तो मैं धीरे थोड़ा आवाज बढ़ा देता हूँ, अहमद सर। भावेश भाई आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है, अच्छा आ रहा है। ओके बीच बीच में ब्रेक होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सब लोग वापस म्यूट कर दीजिएगा। ओके, अभी क्या होगा, वेल्ड प्रिपरेशन, सक्सिम फिटअप करने के बाद आपको जैसे ही लॉन्ग सिम में आपने पीटीसी बनाया वैसे ही आपको सक्सिम में भी पीटीसी बनाना है। लोग सोचते हैं कि साला लॉन्ग सिम में मैं देखा है, सक्सिम में तो नहीं देखा है। सक्सिम में आपको अलग से वेल्डिंग मार के जो भी इलेक्ट्रोड यूज किया वही इलेक्ट्रोड से आपको अलग से पीटीसी मारना है, और पीटीसी आपको दिखाना है। पीटीसी कैसे मारना है मैं ऑलरेडी आगे समझाया। लॉन्ग सिम में हर हीट नंबर वाइज 1, और अगर दोनों शेल का हीट नंबर अलग अलग है, कभी एक शेल का अलग है एक शेल का भी अलग है, तो अभी आप एक बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर सक्सिम का एक पीटीसी चाहिए, ठीक है। ओके, वेल्ड प्रिपरेशन। वेल्ड प्रिपरेशन, आप जब वेल्डिंग मारते हैं तो ग्रूव प्रॉपर तरीके से फिर D/4 टेम्पलेट से चेक करना है। कभी कभी सक्सिम फिटअप करते हैं तो अप एंड डाउन फिटअप करते हैं, अगल बगल में टेढ़ा मेढ़ा फिटअप करते हैं, तो वो सब चीज नहीं चलेगा। आपको D/4 टेम्पलेट से बराबर तरीके से आपको वेल्ड प्रिपरेशन भी करना है, अलाइनमेंट और रूट ऑफसेट भी कितना रखना है, और ड्राइंग में दिया है, अदरवाइज ड्राइंग में नहीं दिया है तो फिर आपको कोड में दिया है, कोड में नहीं दिया है तो अदरवाइज आपको आईटीपी में दिया है। तो सबसे पहले आपको फॉलो करना है आईटीपी, उसके बाद में आईटीपी में नहीं दिया है तभी आपको ड्राइंग में जाना है, ड्राइंग में नहीं दिया है तभी जाके आपको कोड में जाना है, ठीक है।
फ्लो डिटेक्शन ऑफ वेल्ड, ये वेल्डिंग आपने फिटअप कर दिया सक्सिम का, फिटअप करने के टाइम पे अब जो बीवेल है उसका जो बीवेल बनता है वो सबका पीटी और एमटी दोनों में से कोई एक करना चाहिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम लेमिनेशन, क्रैक एंड लेमिनार इंडिकेशन, वो सब चीज नहीं रहना चाहिए। टेक वेल्ड साउंडनेस, टेक वेल्ड का मैं पहले भी बोला पीटी करना चाहिए, यहाँ पे मैं ज्यादातर समझा नहीं रहा हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग सिम, यहाँ पे देखो प्रोडक्शन टेस्ट कुमन विथ सक सिम, सक सिम का आपको 1 पीटीसी चाहिए ही चाहिए पर 1 पीटीसी पर हीट नंबर या पर ड्रम, यहाँ पे भी क्लियर लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है तो कोड में आपको देखना है, कोड में जैसा बोला है वैसे आपको करना है। सक्सिम वेल्डिंग, ये ठीक है, आपने ये सब चीज चेक कर लिया, अलाइनमेंट चेक किया, मैग्नेट से आपने लाइन दोरी से चेक किया कि प्रॉपर तरीके से एक ही लाइन में है कि नहीं है सक्सिम, उसका ओरिएंटेशन, उसका जो दोनों लॉन्ग सिम है वो दोनों फाउल नहीं हो रहा है, वो सब चीज चेक करके आपने सक्सिम फिटअप किया। फिर आप वेल्डिंग मारते हैं तो वेल्डिंग मारने के टाइम पे आपको बैक गाउजिंग करना है, तो बैक गाउजिंग करके फिर जैसे ही लॉन्ग सिम का प्रोसीजर है वैसे ही सक्सिम के आप वेल्डिंग मारेंगे तो फिर आपका बन गया शेल प्रिपेयर हो गया, उसको बोलते हैं शेल प्रिपेयर होना। शेल प्रिपेयर हो गया, फिर आपको तुरंत डायरेक्ट डिसेंट नहीं लगा देना है, सबसे पहले आपको देखना है उसमें कि उसमें कोई नोजल तो नहीं है, उसमें कुछ नोजल या स्टॉप तो नहीं है, फिर आप डिसेंट लगा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर मैनुअल से क्या डिसेंट, बहुत सारे नोजल है, 50-20 नोजल है, तो फिर क्या करेंगे, डिसेंट लगाने के बाद उसका वेल्डिंग मार देंगे, तो फिर आप मैनुअल से घुसेंगे बाद में बारी बारी में, तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। उसी की वजह से जनरली लोग क्या करते हैं, डिसेंट एकदम लास्ट पॉइंट में रखते हैं, लास्ट पॉइंट में जहां पे हमको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में डालना है तभी ड्रिलिंग या हाइड्रो से पहले हम डिसेंट लगाते हैं, तो लास्ट टेस्ट डिसेंट का रहेगा, ठीक है। आपको उससे पहले आपको ड्रिलिंग चेक करना है, सबसे पहले आपका वेसल जो है उसमें कहाँ कहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से कौन सी कोऑर्डिनेशन, कौन से आपका डिग्री में कौन सा नोजल आता है उसका सब ड्रिलिंग मार्किंग किया जाएगा। वो ड्रिलिंग मार्किंग आपको चेक करना है वेल्डिंग इंस्पेक्टर को। देखो मैं ठीक है, यहाँ पे लिखा है ड्रिलिंग इंस्पेक्शन ऐसा करता है, कभी कभी क्या होता है फ्रेशर इंस्पेक्टर होता है, कभी 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो ड्रिल वेसल तो बहुत बड़ा है, उसमें तो एक ड्रिलिंग गलत हो गया तब तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। उसी की वजह से जनरली लोग क्या करते हैं, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? भावेश सर आवाज आ रही है मेरी? यस ओके यस तो यहाँ पे मेरा हाँ रही आ कहने रही का है। मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, फ्रेशर इंस्पेक्टर होता है 5 साल का, 6 साल वाला, या फिर फ्रेशर या 2 साल वाला, तो वो ड्रिलिंग इंस्पेक्शन का उसको अथॉरिटी दे दिया है तो फिर वो ड्रिलिंग करेगा, कुछ गलत होने का चांस है। वेसल को पूरा काटना है, हमको वॉल बनाना है, एक भी वॉल गलत हो गया तब बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। उसी की वजह से जनरल लोग क्या करते हैं, 2 इंस्पेक्टर रखते हैं, एक सीनियर इंस्पेक्टर, एक फ्रेशर इंस्पेक्टर या फिर जूनियर इंस्पेक्टर या एक सीनियर, ऐसा करके 2 इंस्पेक्टर रखते हैं। पहले वो फ्रेशर वाला चेक करता है, फिर सीनियर चेक करता है, या फिर पहले सीनियर चेक करता है फिर जूनियर, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा किया है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 बार वेरीफाई होगा दोनों आंखों से। और दूसरी बात, एक ही फिटर आपको चेक करवा सकता है कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक ही इंस्पेक्टर 2 बार चेक करेगा, फिर चलो हमारा सीनियर इंस्पेक्टर नहीं है दोनों बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा नहीं, या कोई दूसरा एक इंस्पेक्टर ले। सबका आंखों का अलग अलग विजन रहता है, आंखों का रीडिंग स्टाइल अलग रहता है, सबका अपना अपना माइंड है, सबका अपना अपना थॉट है, तो क्या होगा, मिस्टेक होने का कम चांस है। तो उसी की वजह से आपको क्या करना है, 2 इंस्पेक्टर, पहला जो ड्रिलिंग इंस्पेक्शन करेगा या सीनियर करेगा या फिर जूनियर करेगा, वो इंस्पेक्शन कर लिया, उसके बाद में फिर उसको ऊपर सीनियर चेक करेगा, या फिर पहले सीनियर ने चेक किया तो बाद में जूनियर चेक करेगा, तो क्या है पता चलेगा क्या कॉमेंट है सीनियर का और जूनियर का, वो सब चीज वेरीफाई होगा। फिर सीनियर इंस्पेक्टर क्या करेगा, ओके भाई हमारा अभी ड्रिलिंग के लिए रेडी है, अब ड्रिलिंग के लिए जाने दो वेसल को, तो फिर वो ड्रिलिंग के लिए जाएगा, ठीक है। ओके ये हो गया हमारा नोजल का बट वेल्ड का सेटअप। फिर हम उसके ऊपर नोजल सेटअप करेंगे, उसका जैसा ग्रू है, उसका अलाइनमेंट है, उसका ओरिएंटेशन है, वो सब चेक करेंगे। फिर वो जो नोजल फिटअप करते हैं वो हमको वाटर लेवल कंडीशन में करना चाहिए, पूरा वेसल हमको वाटर लेवल कंडीशन में रहेगा, ऑल वेसल इन वाटर कंडीशन, वाटर लेवल कंडीशन, एंड देन वी आर चेकिंग इन टॉप पोजिशन, अदरवाइज बिलो पोजिशन वी आर चेकिंग इन water level. If we are not checking a water level, then the biggest problem, tilting may be possible after the welding and before welding, and most of the problem in when vessel going to site and erection, then piping erection problem. So हम लोगों को ये सब चीज देखना है कि भाई आपको
वेसल जो है वो गया ऑन जॉब पे इरेक्शन करने के टाइम पे, वहां पे तो हमारा इरेक्शन में तो हमने यहाँ पे दिया था वेसल नोजल, और साला नीचे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, नोजल टेढ़ा वेल्डिंग हुआ है, तब वहां पे कांड हो जाएगा इरेक्शन में। तो आपको वो सब चीज देखना है, नोजल का स्टब का इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा है वो बैक चार्ज लगाते हैं, पता है बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पे जो लोग सीनियर है, जो लोग सीनियर सुन रहे हो उसको पता है कि बैक चार्ज आता है। बैक चार्ज मतलब क्या है कि आपको ड्राइंग दिया था वेसल बनाने के लिए हमने ऐसा, और आपने 2 से 3 नोजल ऐसा कांड करके भेज दिया, इसके लिए हम लोग आपके ऊपर बैक चार्ज लगा रहे हैं इतना रुपीज का, कि आप लोगों की वजह से हमको इतना नुकसान गया, हमको इतना प्रॉब्लम हुआ, तो वैसा करके उसको बोलते हैं बैक चार्ज। तो कोई भी कंपनी जब वेसल इरेक्शन होता है उस टाइम पे बैक चार्ज लगाता है। कभी कभी बैक चार्ज खाली एक ही चीज का नहीं होता है, गलत हो गया उसी का बैक चार्ज नहीं होता है, आप लेट डिलीवरी देते हैं उसका भी बैक चार्ज होता है, आप इंस्पेक्टर हायरिंग नहीं करते उसका भी बैक चार्ज करता है, आपका एनसी आता है बहुत ज्यादा तब भी बैक चार्ज लगता है। बहुत सारा बैक चार्ज का बहुत सारा रीजन होता है, ठीक है, एक रीजन नहीं होता है। डिजाइन में कुछ कांड हो गया, डिजाइनर ने कुछ कांड कर दिया है ड्राइंग बनाने के टाइम, तो उसको भी बैक चार्ज लग सकता है। ओके, तो हम लोगों को बैक चार्ज ना आए, क्वालिटी इंस्पेक्टर का गलती की वजह से बैक चार्ज ना आए, ये सब चीज हमको ध्यान रखना चाहिए। अलाइनमेंट चेक करना है प्रॉपर तरीके से, ओरिएंटेशन, सेटअप डायमेंशन, टेक्निकल साउंडनेस, पीटी करना है, वो सब चीज करना है। उसके बाद वो नोजल का वेल्डिंग मानना है। वेल्डिंग मानने के टाइम पे हमको आरटी, पीटी, एमटी, यूटी जो भी रिक्वायरमेंट है आईटीपी में दिखाया वो करना है। नोजल फिटअप हो गया, नोजल फिटअप होने के बाद स्टब, फिर मैनहोल रिम, मैनहोल सब चीज डिसेंट के ऊपर फिटअप करना है तो डिसेंट भी सेटअप कर दीजिए। उसके बाद सबसे लास्ट में वेल्डिंग, ये सब चीज का वेल्डिंग हो गया, चलो समझो, फिर हमको एकदम लास्ट में डिसेंट फिटअप करना है, ठीक है। डिसेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है मार्किंग ऑन डिसेंट। कभी कभी क्या होता है डिसेंट के ऊपर भी नोजल रहता है, तो फिर हम शेल के अंदर डिसेंट को फिटअप कर देंगे, फिर वहां पे क्या होल करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ऐसा है कि आप वेसल को जमीन के ऊपर रखिए, उसको वाटर लेवल करिए, वाटर लेवल उसका रेफरेंस लाइन 50 mm का 100 mm का जो भी रखना है आप रखिए। उसके बाद आप जहां पे नोजल पड़ता है एज पर ड्राइंग वहां पे मार्किंग करिए, फिर वहां पे ड्रिलिंग करिए, फिर वहां पे नोजल फिटअप करिए और फिर वेल्डिंग मारिए। अगर वहां पे फिटअप नहीं करना है तो कोई बात नहीं, खाली कम से कम ड्रिलिंग तो करके रखिए, ऑन जॉब पे फिर वो नोजल को वेल्डिंग मारिए। लेकिन आप वो टाइम पे जमीन पे ऊपर है डिसेंट, उस टाइम पे ड्रिलिंग नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, जब जॉब के अंदर वो डिसेंट फिटअप हो जाएगा फिर आप करेंगे कि हाँ चलो अरे यार इसमें तो मैं ड्रिल होल करना तो भूल गया, जहां जहां पे 3-4 नोजल लगता है डिसेंट के ऊपर, तो फिर क्या करेंगे, आप ऑन जॉब पे करने जाएंगे, आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप बहुत मिस्टेक करने का चांस करेंगे। इसी की वजह से मार्किंग ऑफ डिसेंट, मार्किंग करना पड़ेगा डिसेंट के ऊपर। आपको क्वाड्रेंट का पंचिंग भी करना है, साइज ऑफ हॉल कितना, नंबर ऑफ साइज कितना, 5-6 हॉल है जो भी हॉल है वो करना है, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एंड टेंजेंट डिस्टेंस, टेंजेंटियल डिस्टेंस। अभी टेंजेंटियल डिस्टेंस का देखो, डिसेंट का मार्किंग अगर मैं समझाने बैठेगा तो उसमें भी आधा घंटा चल जाएगा। टेंजेंटियल डिस्टेंस क्या होता है, एक आपका वाटर लेवल रहता है, वाटर लेवल को खड़ा करके फिर आप टेंजेंटियल लाइन निकालेंगे, वो लाइन जहां पे मैच होता है वहां पे आपको मार्किंग करना है, पंचिंग करना है, फिर वहां पे आपको डाया के हिसाब से कटिंग करना है। तो वो सब चीजें, ठीक है, ओरिएंटेशन जो भी है उसके हिसाब से करना है। ओके, इंस्पेक्शन ऑफ ओपनिंग, जब आप ये सब चीज कर देते हैं उस टाइम पे इंस्पेक्शन आपको कैसे करना है उसके बारे में बात है। जब आप हॉल कर देते हैं, डिसेंट के ऊपर मार्किंग कर देते हैं, या वेसल के ऊपर जब मार्किंग करते हैं हॉल कर देते हैं, हॉल का इंस्पेक्शन, हॉल का आपको वर्नियर कैलिपर्स यूज करना पड़ेगा। कितना वॉल है, कभी कभी क्या होता है एक वेसल है, मैं देखा है कि 180, 200, 1000 ऐसा करके हॉल होते हैं एक ही शेल के अंदर, एक ही डिसेंट के अंदर 15-15, 20-20 हॉल होते हैं। तो उससे क्या होता है आपको हॉल भी गिनना है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारा हॉल की वजह से एक हॉल छूट गया, तो फिर क्या होगा, फिर आपको ऑन जॉब पे ड्रिलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो मशीनिंग हो रहा है, ऑन द स्पॉट से हो जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा है। तो आपको हॉल चेक करना है, हॉल का डाया चेक करना है, वर्नियर से चेक करना है। एक मैं नाम नहीं बोलेगा, कंट्री का नाम दे देता हूँ। अफ्रीका कंट्री में हमने एक जॉब सेंड किया जिसका नाम था एक XYZ, ठीक है, उसमें हमने सेंड किया। हमारा जो हॉल है वो हॉल करने में, देखो हॉल होता है ना वेसल में, कभी कभी क्या होता है बाइड्रम असेंबली है, और हमारा ड्रिलिंग असेंबली है, और हमारा CFBC बॉयलर है। वो सब बॉयलर में क्या होता है, वेसल के अंदर हॉल तो होता है लेकिन बीच में थोड़ा सा एक स्लॉट पड़ता है, 2 mm का, 1 mm का ऐसा स्लॉट, और डेप्थ उसका 1 mm 2 mm ऐसा रहता है।
तो वो स्लॉट करने में हमारे इंजीनियरों ने गलती कर दिया, उसी की वजह से उन लोगों ने बैक चार्ज लगाया। तो आपको ड्रिलिंग, हाँ ड्रिलिंग हो गया, वो ऑपरेटर ने बराबर ही किया होगा, हमको चेक नहीं करना है, वो सब चीज नहीं चलेगा। आपको ड्रिलिंग इंस्पेक्शन करना ही है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ड्रिलिंग इंस्पेक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए भी फायदा है, आपकी कंपनी के लिए भी फायदा, बैक चार्ज भी आने का चांस कम है। कभी कभी क्या होता है, होल का डायमेंशन एक्यूरेसी ज्यादा होता है, आपने बोला 28.5 का होल बनाना, लेकिन वो जो ऑपरेटर है उसने 25.9 का बना दिया, तो आप क्या उखाड़ लेंगे उसका, लो। तो ऐसा चांस है, आप पहले से ही अवेयर हो जाएंगे, तब आप ऑन द स्पॉट ड्राइंग कुछ चेंज करवा सकते हैं, डिजाइनर को बोल के, यस बिल्ड करके, जो भी है उसके हिसाब से फिर दूसरा आगे का कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपके आंखों से नीचे से भी मिस्टेक पास हो गया, फिर ऑन जॉब पे जब जाएगा, वहां पे पकड़ा जाएगा, तो आपको बैक चार्ज लगने का चांस है। अब जितना भी वो वेसल में पैसा कमाते हैं उससे डबल आपको बैक चार्ज लगेगा, या उतने उसके जैसा ही आपको बैक चार्ज, आपको फ्री में वेसल देना पड़ेगा। ये भी नौबत आ जाएगी। हमारी कंपनी का ये जो मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बीच में स्लॉट गलत हो गया, तो हम लोगों को उसको वारंटी 10 ईयर का देना पड़ा, और अगर कुछ 10 ईयर के अंदर कुछ भी होता है तो हम सेम टू सेम नया वेसल एज पर ड्राइंग वापस बना देंगे और हम वापस सप्लाई करेंगे, ऐसा हमको लिख के देना पड़ा, तभी जाके वो क्लाइंट माना, वरना वो, आप सोचो वो कितना प्रॉब्लमेटिक है ये सब चीज। तो आपको ड्रिलिंग है वो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ हॉल कितना है, भले ही आपको पता है कि यहाँ पे 8 ही हॉल है, फिर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके आपको कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा इंजीनियर है ऐसा है कि वो ऐसे गिनेगा, हाँ 8 है कोई बात नहीं 8 ही होगा, ऐसा नहीं, आपको गिनना है। डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस से डिस्टेंस कितना लिया, वो ओरिएंटेशन आपका हॉल का कितना है, वो हॉल का साइज आपका वर्नियर से चेक करना है, वर्नियर से कुछ गड़बड़ ना हो वो भी ध्यान रखना है। विजुअल इंस्पेक्शन, ड्रिलिंग हॉल करने के टाइम पे कुछ कांड होने का चांस है, तब आप ड्रिलिंग के अंदर डीपीटी भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ड्रिलिंग ज्यादा डेप्थ में घुस गया या फिर ज्यादा अंदर डालने की वजह से वहां पे क्रैक आ गया, शेल के अंदर क्रैक ट्रांसफर हो रहा, तो ऐसा भी मे भी चांस है, तो आपको वो भी चेक करना चाहिए। ओपनिंग ऑन डिसेंट, नंबर ऑफ हॉल तो आपने कैलकुलेट किया ही है, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस, ये सब तो कर लिया ना हमने। ओके, सेटअप ऑफ नोजल, स्टब, मैनहोल रिम, अदर ब्रांच कनेक्शन एंड डिसेंट, फिर बाद में क्या करना है, आपको सभी को सेटअप करना है। शेल में आपने ड्रिल कर दिया, ड्रिल इंस्पेक्शन कर लिया, डिसेंट में ड्रिल कर लिया, उसमें आपने इंस्पेक्शन कर लिया, फिर वो ड्रिलिंग होने के बाद फिर वो नोजल को घुसाना है। नोजल को पहले आपको वेसल को वाटर लेवल में लाना पड़ेगा, वाटर लेवल में लाने के बाद फिर आपको इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से करके फिर ऊपर नोजल फिटअप करना पड़ेगा। नोजल फिटअप करने के टाइम आपको सपोर्ट भी लगाना है, तो ऑन द स्पॉट पहले से सपोर्ट लगा देना है। फिर आप क्या करेंगे, सपोर्ट छोटा सा लगाएंगे, एक बड़ा सा नोजल है, डायामीटर उसका 1 मीटर का है, वो नोजल प्रेशर के ऊपर 1 मीटर का एक नोजल फिटअप हो रहा है, फिर आप सपोर्ट जांट जैसा छोटा सा लगाएंगे, तो क्या होगा, वेल्डिंग में वो जॉइंट सपोर्ट वो प्रॉपर उसका डिस्टोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उस टाइम पे नोजल एक दो साइड, जिस साइड पे वो जाना चाहता है, वेट जिस साइड में है वो साइड पे वो खींच जाएगा, और वो खींच जाएगा तो क्या होगा, वो जो नोजल है वो टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट 0.3 तक एक्सेप्ट है, देखिए ठीक है, कॉर्ड में अलग अलग दिया है अपना, लेकिन टिल्ट जो है वो भी आपको देखना है। वो टिल्ट जो आपने प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया तो ऑन जॉब पे फ्लो कुछ अलग होगा और अलग ट्रेसिस प्रोड्यूस होगा पाइप के अंदर, वहां पे पाइप भी फट सकता है, नोजल भी फट सकता है, तो वहां पे वेसल ब्लास्ट होने का चांस है। तो आपको ये सब चीज देखना पड़ेगा। ओके, ये सब चीज हमने देखा, ये सब चीज हमने फिटअप किया, नोजल फिटअप किया, ब्रांच कनेक्शन फिटअप किया, लास्ट में ये सब चीज वेल्डिंग मारने के बाद उसका वेल्डिंग भी मार दिया, फिर लास्ट में हमको डिसेंट सेटअप करना है। डिसेंट सेटअप करने के बाद उसका भी अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, वेल्डिंग जितना है वो सब चीज चेक करने के बाद फिर हमको पूरा जॉब का वेल्डिंग फिनिश होने के बाद, ये ज्यादातर मैं नहीं ले रहा हूँ, वेल्डिंग ऑफ नोजल विथ डिसेंट वो सब चीज का आता है, सब में आईडी आपको पंच मारना ही है, वेल्डर का आईडी सभी का पंच मारने के बाद लास्ट में आपका आएगा 1 मिनट, सेटअप ऑफ डिसेंट टू शेल। ठीक है, अलाइनमेंट कितना 10 mm तक एक्सेप्ट है, वेल्डिंग ऑफ डिसेंट, क्लियरेंस फॉर पीडब्ल्यूएसटी। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे अभी टाइम भी हमारे पास कम है, इसके लिए थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। क्लियरेंस फॉर पीडब्ल्यूएसटी, ये सब वेल्डिंग हो गया, चलो डिसेंट भी फिटअप हो गया, शेल भी फिटअप हो गया, ऊपर से सक्सिम फिटअप हो गया, सॉरी साइड से शेल फिटअप होने के बाद उसमें ड्रिलिंग कर दिया, उसमें नोजल फिटअप हो गया, मैनहोल डिसेंट के अंदर मैनहोल फिटअप हो गया, सब चीज क्लियर हो गया। फिर क्या होगा, आपका वेल्डिंग विजुअल कर लिया, उसमें एनडीटी कर लिया, सभी चीज का क्लियरेंस होने के बाद आपको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में जॉब को डालना है। तो फाइनल
एक बिगेस्ट इंस्पेक्शन रोल यहाँ पे बन जाता है वेल्डिंग इंस्पेक्टर का। क्लियरेंस फॉर पीडब्ल्यूएसटी, पीडब्ल्यूएसटी में डालना नहीं, डालने के लिए, लेकिन अभी नहीं डाला है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्लायंस विथ ऑल वेल्डिंग एज पर ड्राइंग क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करना है, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल वेल्डिंग अटैचमेंट, वो सब चीज हो जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग है ना FCW इंटरनल में मारते हैं जल्दी प्रोडक्शन की वजह से। इंटरनल में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इंटरनल लगाने में तो FCW मोस्टली लोग यूज करते हैं, कभी कभी आर्क भी यूज होता है, GTAW भी यूज होता है, वेल एंड गुड, जो भी अपना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप करिए, लेकिन सभी वेल्डिंग फिनिश होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा इंजीनियर लोग है उसको बहुत गाय रहती है, उसका सैलरी नहीं होता है, इतना गाय रहती है, ठीक है, वो क्या करेगा, जल्दी से पोस्ट वेल ट्रीटमेंट में डाल देगा, साला 2 से 3 नोजल ही लगाना बच जाएगा, बैलेंस रह जाएगा, तब क्या होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा। तो ये सब चीज आपको देखना है कि सभी वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से लग गया है, सभी का विजुअल एज पर ड्राइंग है, सभी का एनडीटी जो है वो फिनिश हो गया है, वो सब चीज देखना है। ओवरऑल मेजर डायमेंशन, वेसल का मेजर डायमेंशन इंस्पेक्शन करना जरूरी है। बाहर का दोनों डिसेंड है, दोनों डिसेंड का डिस्टेंस, बीच में सैडल लगाया तो सैडल का डिस्टेंस, बीच में कितना भी नोजल है तो सभी का डिस्टेंस, एक नोजल से दूसरे नोजल का डिस्टेंस, वो सब चीज एक 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 पॉइंट करके वेरीफाई आपको करना है। वेरीफाई करने के बाद एनडीटी क्लियरेंस देखना है कि भाई एनडीटी सबका हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, कोई नोजल का यूटी बैलेंस है, क्योंकि 100 नोजल है एक वेसल में, उसमें से कोई एक नोजल का यूटी छूट गया, क्या यार किसको पता है, जा मैं बना देगा रिपोर्ट, तो ये सब चीज नहीं चलेगा, आपको विटनेस करना पड़ेगा, उसको आपको करवाना पड़ेगा, भाई ये इसका यूटी कर तू, उसके बाद में ही मैं पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में डालेगा, क्योंकि पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के बाद रिपेयर आता है तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। तो हम लोगों को यहाँ पे मैं इसके लिए ये सब चीज समझा रहा हूँ क्योंकि अवेयरनेस आए भाई, हम लोगों तो कुछ नहीं है, हम लोग तो अभी जॉब कर ही रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। एनडीटी क्लियरेंस है, आपको देखना है कि पूरा का पूरा एनडीटी क्लियरेंस है वो हो जाना चाहिए। अजय सर आपका आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, आपका वीडियो भी बंद कर दीजिए प्लीज। ओके, फिर क्या होगा, नोजल बट वेल्ड जो है उसका भी वेल्डिंग आपको चेक करना है, लिफ्टिंग लग लगाया है कि नहीं लगाया, उसका यूटी किया है कि नहीं किया, वो सब चीज चेक करना है। एनडीटी ऑल ऑफ ऑल एक्सेसिबल प्रेशर रिटेनिंग वेल्ड, उसका एनडीटी एमटी हुआ है कि नहीं। मैं देखा, देखो मैं ये एमटी की बात आया, बहुत अच्छी बात आया, मैं देखा बहुत सारी कंपनी में एमटी कैसे होता है पता है, खाली जो एनडीटी टेक्नीशियन है वो लगा देता व्हाइट पाउडर, हो गया सर एमटी हो गया, जाओ हो गया, क्या यार हो गया तूने, मैंने देखा तू यार आधे घंटे से खाली पूरा जॉइंट में पाउडर लगा रहा है, साला तू यूटी तो किया नहीं है। अजय सर प्लीज आपका आवाज बंद कर दीजिए। ओके, तो ऐसा होता है, नाम नहीं देगा मैं, सूरत में ही ऐसा हो रहा है, ठीक है, सूरत में ऐसा हो रहा है, बड़ौदा में ऐसा, अंकलेश्वर में ऐसा हो रहा है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें क्या करता है एनडीटी टेक्नीशियन है और लंच में करता है, नाइट में करता है, और खाली डेवलपर लगा देता है, या फिर क्या करता है वो एम्प्टी करना है तो उसमें कोटिंग जो व्हाइट पाउडर है वो लगा देता है। तो वो सब चीज नहीं करना चाहिए। पूरा जॉब का देखो क्या होता है, जब पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट से डालने से पहले पूरे जॉइंट का एमटी या पूरे जॉइंट का पीटी किया जाता है, ठीक है, वेसल का, तो उस टाइम पे खाली व्हाइट पाउडर दिखता है, ओके हो गया जाओ जाने दो, तो ये सब चीज नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर तरीके से एनडीटी अटेंड करना पड़ेगा। ऑल अटैच्ड वेल एमटी एंड पीटी 100%, जितना भी जहां पे भी वेल्डिंग मारा है सभी का पीटी और एमटी करना है। रिमूवल ऑफ ऑल टेम्पररी अटैचमेंट वेल्ड, यहाँ पे बहुत कांड होता है, बहुत सारे लोग है ना जो टेम्पररी अटैचमेंट रिमूव करते हैं ना वहां पे पीटी ही नहीं करते, एमटी ही नहीं करते, तो वो लोगों को कितना समझाने का, वो लोग सीरियसनेस नहीं समझते। एक आर्च ट्रैक, एक सिंगल आर्च ट्रैक की वजह से मैं देखा है एक वेसल ब्लास्ट होते हुए, अब सोचो सिंगल आर्च ट्रैक की वजह से, फिर वहां पे हॉल हुआ, हॉल की वजह से 2 से 3 दिन रनिंग कंडीशन में फिर वहां पे क्रैटर क्रैक जनरेट हुआ और वहां से ब्लास्ट हो गया। भले ही वो छोटा वेसल था, प्रोटोकॉल के लिए हमने बनाया था, लेकिन एक डिफरेंट मैटर, लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है, एक आर्च ट्रैक आप सिंपल मत समझिए। तो टेम्पररी अटैचमेंट वेल्ड है, कभी कभी क्या करते हैं हम फिटअप वेल्डिंग करने के लिए, ट्रेस में जॉइंट को फिटअप करने के लिए जब चाबी लगाते हैं, कीवर्ड लगाते हैं, की लगाते हैं, फिर वो लकड़ा भी कभी कभी जबरदस्ती लगाते हैं, और कभी कभी लकड़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने के, लेकिन जब हम कोई मेटल से मेटल वेल्डिंग मारते हैं, टेम्पररी अटैचमेंट करते हैं, उसको जब वेसल को पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट से डालने से पहले हम निकालते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो वहां पे पीटी और एमटी कंपलसरी होना ही चाहिए, वहां पे नहीं हुआ है तो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द क्यूसी इंजीनियर या क्वालिटी इंस्पेक्टर का।
ट्रेसेबिलिटी ऑफ ऑल जॉइंट, देखो जितना भी आपका नोजल है उसके जस्ट बगल में आपको जॉइंट नंबर डालना चाहिए, वेल्डर नंबर डालना चाहिए, उसका पीटी एमटी आरटी जो भी हुआ है वो नंबरिंग डालना चाहिए, सब चीज वहां पे हीट नंबर डालना चाहिए। नोजल का हीट नंबर क्या है, वेसल का हीट नंबर क्या है, वेसल का डालने का जरूरत नहीं है लेकिन नोजल का तो कम से कम डालने का जरूरत ही है। तो वो सब चीज आपको ट्रेसेबिलिटी रखना चाहिए। ऑन जॉब पे जाएगा पेंटिंग मार के, फिर वहां पे वो इंजीनियर है, वो जॉब में वो नोजल पे कुछ हो गया, फिर वो सबसे पहले उसका हीट नंबर ढूंढेगा। हीट नंबर ढूंढने के बाद कौन सा वेल्डर ने वेल्डिंग मारा है, कौन सी कंपनी में वेल्डिंग मारा है, आपका कंपनी का नाम, वो सब चीज वहां पे रहता है। तो वहां पे कांड होने का चांसेस है। तो आपको ट्रेसेबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में अगर आप डालते हैं तो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में आपका कोड के हिसाब से, आपकी प्रोसीजर के हिसाब से आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर आपका पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के बाद वापस उसका फाइनल इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन एनडीटी आफ्टर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट। आफ्टर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हो गया, वेसल बाहर निकल गया या फिर वेसल लोकल हमने पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट किया। देखो 3-4 टाइप के पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। एक फर्नेस के अंदर भी डाल के कर सकते हैं, एक इंडक्शन कॉइल लगा के कर सकते हैं, एक लोकल पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर अपने हिसाब से बर्नर छोटा अगर जॉब है एकदम छोटा 2 से 3 इंच 5 इंच 8 इंच 10 इंच का, तो उसको हम हैंड से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, वो वहां पे हमको पढ़ना नहीं है। हम लोगों को बात करना है पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में हमारा वेसल हो गया रेडी, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हो गया। देखो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट डालने के टाइम पे आपको देखना चाहिए उसका जो फ्लैम है वो डायरेक्टली ऑन जॉब पे नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बर्नर रहते हैं बहुत बड़े, बहुत बड़ा फर्नेस रहता है। फर्नेस छोटा जैसा नहीं होता है, हम लोग जैसे सोचते हैं हमारे घर जैसा फर्नेस होगा, ये सब गलत है। हम बहुत लंबा होता है, 100 फीट विड्थ एंड लेंथ वाला, और उसमें हम वेसल डालते हैं। तो वेसल डालने के टाइम क्या होता है, फ्लैम जो है, बर्नर है, वो डायरेक्ट ऑन जॉब पे स्ट्राइक नहीं होना चाहिए उसका फ्लैम। वहां पे कोड में ये सब चीज क्लियर लिखा, अगर डायरेक्ट फ्लैम ट्रांसफर होता है तो उतना मटेरियल हार्ड होने का चांस है, तो हार्डनेस वहां पे बढ़ने का चांस है, और आपका वेसल ड्यूरिंग प्रोसेस फटने का भी चांस है। तो आपको ये सब चीज देखना चाहिए। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट सिंपल चीज नहीं है, बहुत लंबा है। ओके, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हो गया, फिर फाइनल इंस्पेक्शन करने के लिए वेसल बाहर निकला, तो आपको क्या क्या करना है, मेजर डायमेंशन इंस्पेक्शन करना है, पूरा का पूरा डायमेंशन, लेंथ वेट, पूरा वेसल का लेंथ कितना है, आपका सेडल का लेंथ कितना है, सेडल कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, वो सब चीज। उसके बाद फ्लैम फेसिंग भी चेक करना है। उसके बाद एल सीम, सक सीम, नोजल वेल्ड, उसका सबका पीटी और एमटी करना है 100% पे, 10% पे सॉरी। और यहाँ पे 10% लिखा है तो 10%, अगर यहाँ पे 100% लिख लिया होता तो आपको 100% चेक करना है। ऑल टी जॉइंट आपको पीटी और एमटी 100% करना है। देखो सक्सीम और लॉन्ग सीम दोनों जहाँ पे मिलता है वहां पे टी जॉइंट बनता है, तो वो टी जॉइंट का पीटी और एमटी 100% करना है। ठीक है, और एमटी ऑफ मैनहोल रिम ऑफ डिसेंट एक्सेसिबल एरिया, जहां पे पॉसिबल है वहां पे एमटी आपको कर देना है। सेफ्टी वाल ऊपर माने 0 डिग्री पे सेफ्टी वाल, 0 डिग्री में इसके लिए बोला क्योंकि जब वेसल होता है जितने भी वाल है वो सब मोस्टली 0 डिग्री पे लगते हैं। कुछ केमिकल डोजिंग है वो यहाँ पे डिसेंट के ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज आपको देखना है। सेफ्टी वाल जो है उसका भी एमटी 100% करना पड़ेगा। सेफ्टी वाल का काम क्या है, आपका वेसल का एक वैल्यू डिसाइड है कि हाँ 250 बार पे ही चलेगा वो, लेकिन जैसे ही वेसल में कुछ कांड हो गया और ज्यादा प्रेशर पे चल 250 से 280 या 260 251 ऐसा करके चलने लगा, तो वो प्रेशर वाल तुरंत फट जाएगा, वहां से पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, सेफ्टी वाल है वो रिलीज हो जाएगा, तब जाके आपका वेसल पूरा ब्लास्ट नहीं होगा। तो आपको एक सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बहुत सारा चीज दिया गया है। ओके, एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 है, वो डिवीजन 1 है 10 से 3000 psi तक। अगर हमको कोर कंस्ट्रक्शन करना है हमारा प्रेशर का तो डिवीजन 1 यूज करेंगे। डिवीजन 2 है वो 3000 से 10000 का रहेगा तो डिवीजन 2 यूज करेंगे। डिवीजन 3 जो है वो 10000 से अबव रहेगा तो हम डिवीजन 3 यूज करेंगे। ठीक है, डिवीजन 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 सबका अलग अलग अपना अपना रिक्वायरमेंट है। और सेफ्टी वाल पहले नहीं थे, ठीक है, आज से 1865 में उस टाइम पे वेसल बहुत ब्लास्ट हो रहे थे, तो वो वेसल ब्लास्ट ना हो उसी की वजह से लोगों ने 1930 में एक कोड बनाया, और वो धीरे धीरे कोड में इंप्रूवमेंट हुआ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते होते अभी लेटेस्ट चल रहा है 2019। ठीक है, एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1, वो इंप्रूवमेंट होते होते उसमें कैसे ब्लास्ट होता, बहुत सारे वेसल पहले ब्लास्ट होते थे, उसका रीजन जाना गया, उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसके बाद में कोड बनाया गया। तो वो कोड इसी की वजह से हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें कोड में कुछ कंडीशन डाल दिया कि आपको सेफ्टी वाल डालना है, केमिकल डोजिंग डालना है, फिर आपका 0 डिग्री में ऊपर से आपका जो
प्रेशर रिलीजिंग है, प्रेशर रिलीजिंग वाल्व डालना है, वो सब चीज़ आपको डालना चाहिए। वो सब चीज़ फिर बाद में आया, पहले ये सब चीज़ नहीं था, लेकिन अभी जो है वो आपको फॉलो करना है। ओके, नोजल का नोजल वेट 10 psi से ज़्यादा है, जिसका 25 mm थिकनेस ज़्यादा है उसका एम्प्टी करना चाहिए, और यूटी एम्प्टी आरटी वो सब चीज़ आपको वापस करना ही है। यूटी और आरटी शेल लॉन्ग सिम एंड शॉर्ट सिम का 100% आफ्टर पीडब्ल्यूएसटी, बिफोर पीडब्ल्यूएसटी तो हमने किया ही है, आफ्टर पीडब्ल्यूएसटी ये सब चीज़ करना है। फिर आपको हाइड्रो टेस्ट करने के लिए रेडी करना है। हाइड्रो टेस्ट ये सब चीज़ इंस्पेक्शन हो गया तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है वो रिलीज करेगा कि भाई हमारा फाइनल इंस्पेक्शन, सॉरी ये आफ्टर पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट हमने इंस्पेक्शन कर लिया, अब हाइड्रो के लिए रिलीज है। तो हाइड्रो के लिए रिलीज करने के टाइम पे वापस आपको ये सब चीज़ चेक करना पड़ेगा, पूरा रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, एनडीटी चेक करना पड़ेगा। हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे आपको वाटर जो है उसका सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, फिर लो क्लोराइड है, आपको स्टेनलेस स्टील का वेसल है तो उसमें क्लोराइड के हिसाब से डीएम वाटर यूज करना है कि नहीं उसका सर्टिफिकेट लेना है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, गेज का सर्टिफिकेट लेना है। सबसे बॉटम पोजीशन है वहाँ पे एक गेज लगाना है, सबसे टॉप पोजीशन है वहाँ पे एक गेज लगाना है। दोनों गेज का रेंज जो है 2, अगर कोड सेक्शन 1 के हिसाब से बात करते हैं तो सेक्शन 1 से 2 से 4 लिखा है, आईबीआर में लिखा है कि आईबीआर में 1.5 to 4 लिखा है। अगर सेक्शन 8 डिवीजन 1 के हिसाब से है तो उसमें 2 to 4, तो जो भी है अपना अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से गेज रेंज कितना लेना चाहिए वो सब चीज लिखा है। तो उसके हिसाब से आपको गेज सिलेक्ट करना चाहिए, गेज लेना चाहिए, 2 गेज लेना चाहिए, और उसमें अरेंजमेंट कैसा करना है वो आपको हाइड्रो टेस्ट में चेक करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। फिर आपको हाइड्रो टेस्ट करना है। हाइड्रो टेस्ट करने के टाइम यहाँ पे आउटसाइड सर्कमफरेंस डायमीटर हाइड्रो साइड करने से पहले आपको क्या चेक करना है, सीएफ चेक करके वो जहाँ पे जॉब है उसके ऊपर लिख डालना है कि उसका सीएफ इतना आया। फिर मैं वर्किंग प्रेशर पे जब हम प्रेशर लेके जाते हैं तो उस टाइम पे उसका सीएफ लिखना है, और हमारा जो टेम्परेचर, सॉरी वर्किंग हमारा हाइड्रो प्रेशर है उस टाइम पे लेके जाते हैं, उस टाइम पे भी सीएफ चेक करना है। और कभी कभी क्या होता है, क्राइटेरिया रहता है कि इतना सीएफ से ज़्यादा होगा तो वेसल एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, वो सब चीज़ आता है। तो उसी की वजह से आपको हाइड्रो कंडीशन के टाइम पे भी ये सब चीज़ अवेयरनेस रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर प्रेशर टेस्ट जो है आपको रिलीज करने के टाइम पे आपको सबसे बॉटम है ड्राई है, वहां से बॉटम जो गेज है वहां से डिले या फिर आपका ड्रेन है वहां से आपको रिलीज कर सकते हैं, लेकिन सबसे टॉप पोजीशन भी आपको खोलना है और ग्रेजुअली खोलना है। एकदम धीरे से 150 डिग्री प्रेशर है तुरंत खोल दिया वाल और धड़ाक से निकल गया, ये सब चीज नहीं चलेगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको प्रेशर डिक्रीज करना है, और इंक्रीज भी जब प्रेशर करना है तब भी आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। ड्राइंग, ड्रेन एंड ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको B31.3 में समझाया था ड्राइंग करना ही चाहिए, ड्राइंग नहीं किया तो आपको MIC क्रैक आने का चांस है। MIC मतलब माइक्रो इंड्यूस्ड क्रैक आने का चांस है। क्यों? क्योंकि अंदर पानी भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा तो फिर वहां पे पिटिंग पड़ेगा, पिटिंग पड़ेगा तो फिर खड्डा मोटा होता जाएगा, और वो खड्डा फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि रनिंग कंडीशन या 1 साल 2 साल में वहां से प्रेशर वेसल फट जाएगा। तो आपको ड्रेन एंड ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको 100% चेक करना है। यहाँ पे देखो 100% लिखा है, इनसाइड सरफेस शेल बी ड्राई एंड क्लीन। आपको कुछ भी वहां पे वाटर का एक स्मॉल पार्टिकल भी नहीं रहना चाहिए, वैसा आपको क्लीन करना है। ओके, मार्किंग फॉर ड्रिलिंग। अभी क्या होता है, एक छोटा छोटा ड्रिल करना पड़ता है, तो वो भी अगर आपको डालना है तो आप फिर बाद में डाल सकते हैं। छोटा छोटा क्या, ये मैं नोजल की बात नहीं कर रहा हूँ, नोजल तो आपने आपको फिटअप कर ही देना है। कभी कभी क्या होता है, बाई ड्रम असेंबली होता है, ठीक है। बाई ड्रम असेंबली में क्या होता है, एक ही वेसल में 1000, 2000, 3000 इतना सारा छोटा छोटा हॉल होता है, उसके अंदर ट्यूब घुसता है, ट्यूब अंदर पे वेल्डिंग होता है, एक्सपांशन होता है, जो भी है XYZ। लेकिन आपको ये सब चीज देखना चाहिए कि भाई मार्किंग करना है, ड्रिलिंग करना है तो कैसे करना है, पहले मैं समझाया वैसे ही आपको रो के हिसाब से नंबर ऑफ रो कितना है, ओपनिंग कितना है, पिच कितना है सबका, लिगामेंट इफिशिएंसी भी कोड में दिया गया है सेक्शन 8 डिवीजन 1 में, तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। ड्रिलिंग इंस्पेक्शन आप करते हैं तो कैसे इंस्पेक्शन करना चाहिए वो भी ऑलरेडी मैं पहले समझाया, तो ज्यादा इसमें फाइनल इंस्पेक्शन में डायरेक्ट करते हैं। फाइनल इंस्पेक्शन जो करते हैं वो फिटमेंट फ्रॉम ड्रम इंटरनल फिटअप होने के बाद ही हमको फाइनल इंस्पेक्शन करना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ फैब्रिकेशन आइटम ऐसी है प्रेशर वेसल ड्रम के इनसाइड में कुछ वेसल पार्ट ऐसा है कि अंदर पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली आफ्टर हाइड्रो ही फिनिश वेल्डिंग करते हैं, या फिर छोटा मोटा वेल्डिंग है। यहाँ पे मैं ज़्यादा वेल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। छोटा मोटा टेक वेल्ड है या छोटा 2 से 3 फिलेट का है, वो वेल्डिंग इंटरनल जब मारते हैं तब वो सब आफ्टर हाइड्रो वेल्डिंग करने के बाद या फिर आफ्टर पोस्ट वेल्ड ट्रीटमेंट या बिफोर पोस्ट वेल्ड ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ वेल्डिंग छूट गया तो इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से करके कुछ कोड जो जहाँ पे हमको
थोड़ा रिलैक्सेशन देता है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और फाइनल इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल इंस्पेक्शन में सभी पार्ट लग गए, बिल ऑफ मटेरियल लेना पड़ेगा आपको ड्राइंग का बिल ऑफ मटेरियल लेके फिर आपको एक 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 पॉइंट जाके टिक मार्क करना पड़ेगा। भले ही आपको पता है कि आपने बराबर बनाया है, लेकिन फिर भी आपको टिक मार्क करते जाना है। हाँ, ये मैं चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, इतना नोजल, ये नोजल चेक कर लिया, नोजल N1 N2 N3 N4 N5 N6 है, ऐसा करके लंबा सारा बहुत सारा लिस्ट होगा। वो पूरा एक 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 टिक मार्क करेंगे फिजिकली ऑन जॉब पे, टेबल के ऊपर बैठ के नहीं। सीनियर लोग अभी क्या करते हैं, वो बहुत कचरा काम करते हैं। सीनियर लोग क्या करते हैं, टेबल के ऊपर तू चेक कर, क्या मैं देख लेता हूँ, फिर मैं तुरंत वो रिपोर्ट ओके कर देता हूँ सिस्टम में। ये सब गलत बात है। आपको ऑन जॉब पे फिजिकल जाके फाइनल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। फाइनल इंस्पेक्शन होने के बाद फिर पेंटिंग इंस्पेक्शन आपको कैसे करना है, पेंटिंग उसमें लगाना है, ब्लास्टिंग करना है, थिकनेस डीएफटी करना है, वो पेंटिंग इंस्पेक्शन करने के बाद आप जॉब डिस्पैच कर सकते हैं रिलीज नोट बना के। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आप लोगों को पूरा का पूरा ये सब चीज समझ में आया होगा। और ये जो मैं सब डिस्कस किया वो पूरा आईटीपी इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान ऑफ प्रेशर वेसल या फिर बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करने का कि सर यहाँ पे तो आपने मार्किंग सेंटर लाइन पंचिंग यहाँ लिखा, ऑल सेंटर लाइन मार्क ऐसा लिखा है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं सोचने का। ये मैं कॉमन बात किया है। ठीक है, कॉमन ऐसा होता है। आपको नहीं करना है तो आपके आईटीपी में नहीं होगा तो आपने नहीं किया होगा, उसमें ज्यादा कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में आप जो वेसल है उसको रिलीज कर देंगे और डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच करने के टाइम वहां पे इरेक्शन होगा, जो भी है XYZ उसका आगे का प्रोसीजर होगा। आगे के प्रोसीजर में क्या होता है, इरेक्शन होता है, इरेक्शन के बाद वहां पे फैब्रिकेशन कुछ चाहिए तो फैब्रिकेशन होता है, फिर मैकेनिकल क्लियरेंस होता है, फिर क्या होता है, कमीशनिंग क्लियरेंस होता है। कमीशनिंग क्लियरेंस होने के बाद फिर आपका जॉब ऑन रनिंग कंडीशन में आता है। ओके, मैं आशा करता हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जिसको भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकता है ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। किसी को कोई क्वेश्चन है सर? यस हार्दिक सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है एकदम चकाचक। हाँ सर, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव रिक्वायर्ड एनी आफ्टर बेंडिंग? यस, आफ्टर बेंडिंग मतलब ये जो बेंडिंग है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है पीटीएमटी आरटी यूटीबीटी, ये सब चीज नॉन ओके, डिस्ट्रक्टिव नहीं टेस्ट। उसमें हाइड्रो मान लो टेस्ट, कि अभी कुछ देखो क्रैक डिस्ट्रक्टिव आएगा टेस्ट की कि आपने बात किया, हाइड्रो टेस्ट है वो भी हाँ, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। आपको ये चीज बोल देता हूँ कि बहुत सारे लोग को पता नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ हाइड्रो हाँ। टेस्ट वो भी एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ठीक है, नहीं, अगर बेंडिंग करते हैं तो उसमें कुछ क्रैक आने की संभावना रहती है, इंटरडोस एक्सटरडोस होता है ना, तो हम्म। वहां पे कोई डीटी और एनडीटी वो चेक करने के लिए कोई करते हैं? हाँ कोई करते हैं, रिक्वायरमेंट है? है करते हैं। ऑलरेडी मैं डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन का तो क्या जो करते हैं और बेंडिंग किस है किस में उसका रिक्वायर्ड में? हाँ। उसका ऑलरेडी मैं हाँ। डेप्थ में समझाया चैप्टर नंबर 4, जिससे स्विफ्ट 3.1 का डिस्ट्रक्टिव हम्म, टेस्ट में बैंड के 4 टाइप है, साइड बैंड, रूट बैंड, फेस बैंड और लॉन्जिट्यूडनल बैंड। उसमें मैंडल का साइज कैसे रखना है, 40 रखना है, 10T रखना है, मैक्सिमम 10T मिनिमम 40 रखना है, फिर उसको कैसे बैंड करना है, बैंड करने के बाद नहीं नहीं, उसमें क्या आप क्या। सेक्शन 9 में मैं उसके बारे में हाँ नहीं बात कर हाँ, रहा हूँ। सेक्शन 9 अगर में लिखा है, प्लेट का क्लियर हम कट बेंड करते हैं एकदम। ना सेल, नहीं नहीं, अगर प्लेट का हम बेंडिंग करते हैं तो बेंडिंग में कोई क्रैक आने का चांसेस है कि नहीं है, वो है। चेक करने के लिए अपना कोई डिस्ट्रक्टिव यहाँ एनडीटी में यूटी एनडीटी है को ना उसका, सर, यूटी करना है हमको। ओके, उसके लिए यूटी से, यूटी करना है। हाँ ऐसा यूटी से हम रिक्वायरमेंट चेक कर कहीं पे सकते। मेंशन है कि यूटी कंपलसरी चाहिए, ऐसा कि नहीं 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 कोई नहीं, देखो क्लाइंट का कोड उसके बोल उसके देगा? लिए आपको सेक्शन 8 डिवीजन 1 में D/T रेशियो अगर 20 से कार्बन स्टील में ज्यादा होता है तो आप यूटी करना है कि नहीं करना है, ट्रेस रिलीजिंग पोस्ट वेल ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है, वो सब चीज वहां पे लिखा है। एक्चुअली आपका कहने का मैं मतलब बराबर। समझ गया कि आपने प्लेट को रोलिंग किया हाँ। और साला कांड हो गया, उसमें क्रैक आ हाँ। गया, तब आप कैसे वेरीफाई करेंगे, ऐसा आप हाँ। बोल रहे हैं ना? हाँ। तो उसी यस के यस लिए यस, वही। अलग अलग बहुत सारी मेथड है। यूटी से भी आप कर सकते हैं, आरटी से भी कर सकते हैं, और लेमिनेशन भी चेक। देखो बेंडिंग करने के टाइम पे जनरली क्या प्रॉब्लम आता है, जनरली लेमिनेशन आता है, ज्यादातर लेमिनेशन आता है। मैं हाँ। खुद चेक किया है, उस टाइम पे लेमिनेशन भी आया हम्म। है। तो लेमिनेशन आने का चांस है, और लेमिनेशन जनरली आरटी नहीं करते हैं। आरटी लेमिनेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक है, डिसएडवांटेज है, आरटी लेमिनेशन पकड़ नहीं सकता है। तो और अगर सरफेस के ऊपर है तो आप पीटी से चेक कर सकते हैं। आपको सरफेस से ऊपर नहीं, आपको ऐसा डाउट है कि अंदर है, आप यूटी करके कर सकते हैं, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है सर प्रेशर वेसल के बारे में, आईटीपी के बारे में?
सर हेलो। हार्दिक सर, अब जिसका क्वेश्चन है ना, कोई एक सर पूछिए और आपका आवाज म्यूट कर दीजिए। तुरंत पूछ के तुरंत म्यूट करेंगे तो क्या होगा, मुझे भी आवाज सुनाई देगा। अभी मुझे कुछ आवाज आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो हाँ सर, बोलिए। सर, कैस्केड में जो अपना जो सिलेंडर होता है, जो 40 सिलेंडर्स होता है ना, पेट्रोल पंप पे लगता है सीएनजी वाला। हाँ हाँ। तो जो है अपन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं उसमें ना, मैंने देखा है लोग सिर्फ लॉन्जिट्यूडनली फटता है, वो ट्रांसफर्स क्यों नहीं फटता ऐसा? और अगर फटेगा ट्रांसफर्स तो क्या प्रॉब्लम आएगा? अब मीन्स वो लॉन्जिट्यूडनल जो जॉइंट होता है, लॉन्ग सिम जॉइंट है, वहां पे ही क्यों ज्यादातर फटता है वैसा? ऐसे ही क्यों फटता है ओके, वो, अभी मतलब बहुत अच्छा सीम सीम। क्वेश्चन किया आपने। बहुत अच्छा, आप सर म्यूट कर पूरा दीजिए, मैं आप सिलेंडर। लोगों को समझाता हूँ मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से समझाता हूँ। अगर मैं आपका सेटिस्फाई आंसर नहीं दिया तो गलत मत समझिएगा। ठीक है, देखिए। जब वेसल बनाते हैं, कोई सिलेंडर है या वेसल, अभी हम वेसल की बात कर रहे हैं, आईटीपी वेसल का है तो वेसल की बात करते हैं। और जब हम वेसल बनाते हैं तब क्या होता है, सबसे ज्यादा ट्रेस कहाँ प्रोड्यूस होता है? सबसे ज्यादा ट्रेस है वो लॉन्जिट्यूडनल में लगता है। पाइप वेसल है, उसके अंदर पे जब ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो ट्रेस तो सभी डायरेक्शन में जाएगा। कोई एक डायरेक्शन ऐसा तो नहीं है ना, तू डायरेक्शन कम है मैं तेरे डायरेक्शन में ज्यादा जाता हूं, ऐसा तो होता नहीं है। ट्रेस जनरली सभी डायरेक्शन में जाता है। लेकिन लॉन्ग सिम जो है वहां पे ज्यादा पार्ट कवर करता है। लॉन्ग सिम एक ही लाइन में है तो एक ही लाइन का ट्रेस वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो वेसल पहले क्या था, पहले बहुत सारे वेसल फटते थे। बहुत सारे पुराने के टाइम, पुराना ये मैं बात कर रहा हूँ, आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले की बात है, ठीक है। उस टाइम पे वेसल फटते तो उसका रीजन क्या था, मोस्टली लॉन्ग सिम में ही फटते थे। उसका रीजन ये था कि लॉन्ग सिम में ट्रेस का जो कैलकुलेशन है वो डिजाइनर लोग पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे। अगर वो प्रॉपर तरीके से कर रहे थे तो एनडीटी उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। एनडीटी और डीटी जो पे है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब डिजाइनर ने और इन्वेस्टिगेशन ये सब चीज हुआ, उस टाइम पे पता चला कि लॉन्ग सिम में सबसे ज्यादा ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं। तो लॉन्ग सिम में समझो, एग्जांपल के तौर पे समझो, ट्रेस मतलब क्या है? ट्रेस मतलब एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक 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 वॉल है, उसके ऊपर हम बॉल मारेंगे, बॉल मारेंगे तो बॉल रिटर्न आएगा। तो वो जो वॉल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखेंगे तो वॉल को कोई फर्क नहीं, बॉल रिटर्न आ जाएगा। अगर अब एक वॉल है उसके हम उंगली से दबाएंगे तो वॉल कोई खींचेगा नहीं, वॉल वॉल खींचेगा नहीं, आगे तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप छोटा का छोटा बात करो, वो वॉल जहां पे आपने लगाया, आपने दबाया, उसका कुछ पार्ट का लेंगे, कुछ पार्ट लेंगे तो वहां पे हमने फोर्स थोड़ा ही लगाया, लेकिन वहां पे एरिया भी थोड़ा है, उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेस इंफिनिटी हो जाए। ये सब ट्रेस एंड स्ट्रेन का है। ट्रेस मतलब आपको सिंपल समझा देता हूं, ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और स्ट्रेन है वो डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है, और ट्रेस है वो फोर्स अपॉन एरिया की वजह से वहां पे लॉन्ग सिम का एरिया ज्यादा होता है, उसी की वजह से ट्रेस है वहां पे ज्यादा लगता है। वहां पे ज्यादा लगने का रीजन ये है, सॉरी, रीजन की वजह से एएसएमई ने क्या किया, सेक्शन 8 डिवीजन 1 में हमने पूरा पार्ट कर दिया कि भाई लॉन्ग सिम है उसको ए कैटेगरी, वो सबसे ज्यादा डेंजर है। बी है वो सर्च सिम है, वो थोड़ा उससे कम डेंजर है। सी है वो उससे भी थोड़ा कम डेंजर हो, पाइप से पाइप टू पाइप का कनेक्शन, पाइप टू फ्लैंज का कनेक्शन, वो सी कनेक्शन में दिया, सी जॉइंट कैटेगरी में दिया। और डी कैटेगरी शेल से पाइप का जो कनेक्शन है उसको डी कैटेगरी दिया। वो सब चीज क्या गया, अभी देखिए दूसरी बात, सक्सिम को बी कैटेगरी दिया, लेकिन जो डिसेंड और शेल का जो सक्सिम है उसको फिर ए कैटेगरी दिया। आप अगर सेक्शन 8 डिवीजन 1 निकालेंगे, वहां पे एक क्लियर डायग्राम दिया है कैटेगरी ऑफ जॉइंट, ऐसा करके। तो ये कैटेगरी मतलब एकदम डेंजर कैटेगरी। तो लॉन्ग सिम जो है वो डेंजर कैटेगरी है, उसके लिए जनरली लोग क्या करते हैं, लॉन्ग सिम का आरटी भी करते हैं और यूटी भी करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं छोड़ते हैं। तो जनरली लॉन्ग सिम में इसी की वजह से फटता है, वहां पे एरिया ज्यादा होता है और वहां पे फोर्स ज्यादा लगता है, वहां पे ट्रेस ज्यादा लगता है, उसी की वजह से। उसी की वजह से हमने कोड का जो पीएचडी हुआ उसमें तो हमको बोल ही दिया कि लॉन्ग सिम जो वेसल बनाता है, लॉन्ग सिम सबसे डेंजर कैटेगरी, आप ध्यान रखिए, ऐसा उसने ऑलरेडी बोल दिया है। तो हमको उसमें भी ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना है कि लॉन्ग सिम डेंजर है। क्यों? क्योंकि कोड ने बोला है, इसके लिए हमको पूरी तरीके से उसका एनडीटी प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। ओके सर, बोलिए और। मैक्रो का भी समझा दीजिएगा बाद में, अगले लेक्चर में। ठीक है सर।
ये गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, सक्सिम का जो अपना पीटीसी होता है सर, वो कैसे होता है? अलग अलग हिट का प्लेट रहता है। क्या क्या सर, सक्सिम का? सक्सिम का पीटीसी हाँ जो हाँ कूपन टेस्ट करते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, तो अलग अलग हिट का वो कैसे हिसाब से रहता है? यहाँ पे लिखा है ना, देखिए सक्सिम का फिटअप था ना, ये आईटीपी के हिसाब से आपको जाना है, आपको क्लाइंट के हिसाब से जाना है। कुछ कुछ क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि हमको जरूरत नहीं है पीटीसी का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि हमको 6 सक्सिम है तो कोई एक पीटीसी दे दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सक्सिम सेटअप, मेकिंग सेंटर लाइन सक्सिम, एक मिनट, हाँ मैं दिखा देता हूँ। सक्सिम सेटअप यहाँ पे लिखा है, वही आपको फॉलो करना है, और कुछ ज़्यादा इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन फिर भी आपका जो क्वेश्चन मैं समझ गया, थोड़ी देर रुकिए। लॉन्गसिंग वेल्ड, उसके बाद ये जो हुआ सेंटर लाइन पंच, ये तो चला आ गया। सक्सिम, देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रोडक्शन टेस्ट कूपन, ये सक्सिम फिटअप है, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो सक्सिम फिटअप है। सक्सिम फिटअप प्रोडक्शन टेस्ट कूपन विथ सक्सिम वेरीफाई 1 पीटीसी और पर हिट नंबर या फिर ड्रम वाइज। आपको क्लियर यहाँ पे लिखा है, तो आपको यही फॉलो करना है, और कुछ इसमें ज्यादा वो नहीं है। सक्सिम का आपको पीटीसी बोला है तो आपको करना है। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है 1 पीटीसी, या फिर आपको हिट नंबर वाइज या फिर ड्रम वाइज। ये यहाँ पे अगर नहीं लिखा है, यहाँ पे कभी कभी लिख देते हैं एज पर ड्रॉइंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोड में जाना पड़ेगा, या सॉरी ड्राइंग में जाना पड़ेगा। ड्राइंग में भी नहीं लिखा तो आपको कोड जाना पड़ेगा। फिर कोड में क्या लिखा है, कोड में ऐसा लिखा है कि पर हिट नंबर 1 पीटीसी, पर ड्रम 1 पीटीसी, एंड आपका 2 हिट नंबर है तो आप सेम एक दे सकते हैं। पूरा ड्रम का एक 6 शेल है एग्जांपल के तौर पे, 6 का 6 हिट नंबर सेम है तो आप एक ही पीटीसी लगा के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सक्सिम में भी, सक्सिम में पीटीसी लगाने का जरूरत इसी की वजह से है क्योंकि सक्सिम में जैसा वेल्डिंग मारा है वो भी बी कैटेगरी में आता है भाई। वो बी कैटेगरी है, वो डेंजर का डेंजर जैसा ही है। वो ए और बी तो डेंजर है ही, ठीक है, तो बी कैटेगरी में आता है। तो हमने जैसा सक्सिम में वेल्डिंग मारा उसमें कुछ इंपैक्ट प्रॉपर्टी कुछ चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि वहां पे तो पोजीशन भी चेंज होता है, ओवरहेड, वर्टिकल, डाउन पोजीशन, 6G पोजीशन जैसा बन जाता है, ठीक है। तो वहां पे वेल्डर है वो कभी ज्यादा हीट ले लेगा, कम हीट ले लेगा, तो पीटीसी को भी उसके हिसाब से वेल्डिंग मारेंगे। तो क्या है फिर उसको डिस्ट्रक्टिव, देखो सक्सिम हमने फिटअप मार लगा दिया, वेल्डिंग मार दिया, तो उसको तो हम काट के फिर वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में नहीं डाल सकते ना, डिस्ट्रक्टिव लैब में नहीं डाल सकते ना। तो उसी की वजह से पीटीसी को मार देंगे और पीटीसी का डिस्ट्रक्टिव लैब टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये पीटीसी सक्सिम का रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आया, उसमें इंपैक्ट टफनेस का प्रॉब्लम हुआ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम हुआ, उसी की वजह से वो सक्सिम भी फेल हो जाएगा। तो सक्सिम का पीटीसी तो बनाना ही है, ये तो रूल्स है, कोड में लिखा है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते कुछ भी। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है हसमुख सर। ओके सर, अभी मेरा नंबर है 9737177783। जिसको भी चाहिए वो आप कॉल करिए, जो भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे हम हर बार करते आए। B31.3 है वो भी हमने करवाया है, सेक्शन 8 पूरा लाइन बाय लाइन करवाया है।